मैसेज आएगा। स्टार्टेड ना? यस, मैसेज दिखाया ना? ओके चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन ना। चलो सर, सीधा हो जा। बोर हो गया बैठे बैठे। पहले सर आप बोर कर देते हो, आपका सेटअप करते करते आप बोर कर देते हो। अरे मैं भी इस सेटअप से छुटकारा पाना चाह रहा था ना, लेकिन हुआ नहीं। इस सुमित, सुनीत नाम से ज्वाइन कर दिया। चलो ठीक है। सुनीत कौन है? सुमित है ना? अरे सर नाम गलत हो गया सर, बदल हाँ गया हो अपना क्या? अपना नाम भी गलत कर रहे हो। हाँ नहीं ठीक है चल छोड़ दो। अपना नाम भी गलत लिख रहे हो, मेरे ये दिन भी आ गया। मैं समझ गया कि ये तेरा ही काम होगा। ठीक है चलो। सर रिकॉर्डिंग तो स्टार्टेड है, गुड इवनिंग भी हो गया। चलो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे सर? कंपनी लॉ बेसिक्स। ठीक है, लॉ को समझने के लिए, यार देखो इसको क्या हो गया। एक मिनट सर, कुछ लोगों को क्या दिक्कत हो गया करके ज्वाइन कर। ये सबको ना लाइसेंस इशू करना पड़ेगा ना, बस एक दिन सिर्फ ये होगा बैठ के सबको लाइसेंस देना, तो जाके ये तो जो गेस्ट वाला झमेला है दूर होगा। टाइम ही नहीं मिल पाता सर। ठीक है, ट्राई करो भाई। सर कंपनी लॉ में ना आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स लेवल कंपनी लॉ। नॉर्मली चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कंपनी लॉ को सबको समझना है। ठीक है, और बेसिक्स तो सबको समझना है। जैसे फाउंडेशन लेवल में तो बेसिक से बहुत सवाल करते हैं, इवन सीएमए इंटरमीडिएट लेवल में, सीएस एग्जीक्यूटिव से भी काफी बेसिक लेवल क्वेश्चंस होता है। सबसे बड़ी बात, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सीए इंटर लेवल में या सीएमए इंटर लेवल में, बेसिक्स भी पूछते हैं, एडवांस भी पूछते हैं। सीए इंटरमीडिएट या सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या करते हैं, बेसिक्स को बेस करके क्वेश्चंस तो होता ही है, तो जिसका बेस वीक रहेगा वो कंपनी लॉ में टिक नहीं पाएगा। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस जिसका वीक रहेगा वो हर सब्जेक्ट में ही मुश्किल में पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आज कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन लेवल है, तो मैं आप लोगों को कंपनी लॉ का इंट्रो पढ़ाऊंगा। तो आज इंट्रो में बेसिकली मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि कंपनी लॉ को समझने के लिए आपको वैराइटीज काइंड ऑफ डेफिनेशन जानना होता है। क्या जानना होता है सर? डेफिनेशंस। माने इसको ना हम लोग ऐसे भी बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स। क्या बोलेंगे? टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं जार्गन। क्या बोलते हैं? जार्गन। जार्गन मतलब होता है हर फील्ड का अपना एक लैंग्वेज होता है, हर फील्ड का। जैसे जो लोग मेडिकल का काम करते हैं वो मेडिकल टर्म्स बोलते हैं, तो हम लोग जैसे कि नॉन मेडिकल लोग हैं तो हम लोग उनका बात समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके अंदर जब बात होता है वो लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग क्या है, सीएसईएमए फील्ड के लोग हैं, फाइनेंस फील्ड के लोग हैं, कॉमर्स फील्ड के लोग हैं। तो यहाँ पर जब कॉमर्स या फाइनेंस रिलेटेड बात होता है या स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात होता है, हम लोग इसको कितना इजीली समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस फील्ड में चर्चा करते हैं। तो हर फील्ड का एक अपना जार्गन या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो ये जो कंपनी लॉ है ये भी अपने आप के एक क्या है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सर कि क्या हो, क्या हो गया किसी किसी को? आज इससे पहले वाला क्लास में भी दिक्कत हुआ ना, मैम के वाला क्लास में जो लोग कर रहा था, मैम भी बता रहा था कि काफी इश्यूज हो रहा था। अच्छा ना, क्वेश्चन ये है सर कि कंपनी लॉ क्या है, किस लिए जरूरी है, और कंपनी लॉ पढ़ने का फायदा क्या है? सर फायदा, हम लोगों को तो बस एग्जाम पास करने से मतलब है। ज्यादा फायदा का सोच के कोई फायदा नहीं है ना सर? ऐसा ही ना? हाँ कर रहा है सब, गाड़ हिला रहा है। मैंने क्या बोलूं। चलो ठीक है, पॉइंट पे आ जाते हैं। ज्यादा इधर उधर का बात करेंगे आप लोग, मजा भी लोगे, गुस्सा भी हो जाओगे कुछ देर बाद, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आप लोगों को एक वेबसाइट में लेके चलते हैं स्टार्टिंग में ही।
वेबसाइट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.government.in। मोदी जी का छवि देख के कोई गुस्सा हो सकते हो, किसी को प्यार आ सकता है, सबका अपना अपना है, लेकिन है देश का प्रधानमंत्री, तो गुस्सा कम करो और बात को समझा करो। मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सर अफेयर्स के स्क्रीन साथ, शेयर। ओह अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी सर। देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कॉर्पोरेट लॉ का क्या लेना देना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ कॉर्पोरेट लॉ का क्या लेना देना। कंपनीज लॉ को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं सर, क्या नाम से जानते हैं? कंपनी लॉ को कॉर्पोरेट लॉ के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। ये जो एक्ट है, ये 2013 वाला एक्ट है, हम लोग जो अभी पढ़ेंगे ना, ये 2013 वाला एक्ट है। तो 2013 कंपनीज एक्ट, इसी को कॉर्पोरेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर? सर पॉइंट ये है कि सर इस लॉ को क्यों ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले, कंपनी सेक्रेटरी वाले, या कॉस्ट अकाउंटेंट वाले, या फिर कोई भी लॉ प्रोफेशनल्स जो लोग एलएलबी भी करते हैं, कंपनी या कॉर्पोरेट लॉ में क्यों इनको इतना ज्यादा मेहनत या पढ़ाई करना पड़ता है? सर उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। इसका जवाब है कि कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये सिखाते हैं कंपनी को चलाना कैसे होता है। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि कंपनी चलाना कैसे कैसे होता है या क्यों होता है। इसका जवाब अगर आपको मिल जाता है ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि बिजनेस लेवल डेवलपमेंट कैसे होते हैं। माने जब बिजनेस करते हैं हम लोग, ठीक है, जब हम लोग बिजनेस करते हैं, कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी चलाने के लिए एक प्रॉपर रूल भी तो होना चाहिए। जैसे जब देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, ठीक है, जब देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, तो देश सही रहता है। जैसे देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? संविधान, है ना सर। सिमिलरली कंपनी चलाने के लिए कंपनी का क्या होता है? ये सभी चीजें संविधान के अंदर ही है। संविधान माने कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन देश चलाने का नियम कानून है, ठीक है। और देश चलाने के अंदर बिजनेस भी एक छोटा सा हिस्सा है, तो बिजनेस के अंदर कंपनी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कंपनी को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ को जानोगे तो कंपनी चलाना कैसे होता है जान जाओगे। ये है सिंपल मुद्दा। इसीलिए आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल में कंपनी लॉ में इतना जोर दिया जाता है, ठीक है। अब आपको मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग बेसिक में फोकस करें। और मैं आपको एमसीए क्यों दिखा रहा था? क्योंकि हमारे देश में जितना कंपनी है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, वो सारा चीज मेंटेन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे मैं देखो यहाँ पर, देखो सर मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। आप लोग कोई भी किताब फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मैं ओरिजिनल सोर्स बता रहा हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये एक्चुअली क्या पढ़ रहे हो, ये चीज आप देखो। बाकी नोट्स तो मैं भी दूंगा, इंस्टीट्यूट का मैट भी है, भर भर के रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए। लेकिन सवाल ये है सर, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये कहाँ से पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो? इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी को चलाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर एक्ट्स एंड रूल्स में क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर कौन सा एक्ट गवर्नमेंट बिजनेस को चलाने के लिए मेंटेन करते हैं, इसका लिस्ट सामने दिख रहा है ना सर, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा नजर डालोगे तो इसमें देखो, सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 नजर आ रहा है ना? क्या हो गया सर, किसका प्रॉब्लम? कंपनी एक्ट 2013 नजर आ रहा है। अब कंपनी एक्ट 2013 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ है। अब ये लॉ जानोगे तो कंपनी चलाना सीख जाओगे। किसी किसी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है मुझे, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा मेरा भी कंसंट्रेशन लैग हो रहा है। कोशिश करो कि वो लोग भी ज्वाइन कर ले, तो इसीलिए सॉरी सर। अच्छा, अच्छा ना, क्वेश्चन ही उठता है सर। लेकिन सर सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, देखो एलएलपी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये सब भी आप लोग पूरा सीएसीएम जर्नी में सारा जानोगे। कोई फाइनल में जानेगा, कोई बात इंटरमीडिएट में जानेगा, लेकिन जानना पड़ेगा। पार्टनरशिप है, कंपटीशन एक्ट है, देखो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट दिख रहा है। फिर मैं से जैसे थोड़ा व्यू और कर दिया, देखो कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स एक्ट, ये कौन सा है? सर ये सीएमए का एक्ट है, ये सीए वाला है, ठीक है। और ये क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। तो आप लोग जो भी फील्ड में, कोई कोई है एक साथ दोनों कोर्स करते हैं, कोई कोई सिर्फ एक ही कर रहे हैं, लेकिन ये सारा खेल कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही देखते हैं। मैंने आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है, वो भी इनके अंडर पे ही चलते हैं। अब ऐसा समझ के चलो, ठीक है। उसके अंदर कंपनीज एक्ट एक हिस्सा है, जो आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट बन गया है।
ठीक है, ये आप इंटर में भी पढ़ोगे, फाइनल में भी पढ़ोगे, एंड कुछ किसी किसी केस में एंट्रांस या फाउंडेशन लेवल में भी थोड़ा थोड़ा चीजें होते हैं, स्पेशली बेसिक चीजें रहता है। ठीक है, जानकारी के लिए कि भाई जानो, एग्जाम में क्वेश्चंस भी काफी होते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है सर कि सर ये तो हो गया, आप बता रहे कि सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, एकदम मजा आ गया, सुन के कान को शांति मिल गया, मेरे को भी बता के मुंह को शांति मिल गया। ठीक है, ना क्वेश्चन है सर, अभी ये देखो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा व्यू मोर में, ये देखो आप लोग जो एक्ट पढ़ोगे ना उसका मेन एक्ट ये देखो यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख रहे हैं सर। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिलिमिनरी। मैं भी देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रिलिमिनरी। मैंने बेसिकली जो लॉ है मैं आपको वही बता रहा हूँ डायरेक्टली, बट ये नोट्स बना के इंस्टीट्यूट भी इसी तरह से आपकी किताब में भी नोट्स बना के दिखा के रखा है, लेकिन सारा चीज इसी के अंदर है। हाँ, अब किसी किसी के एग्जाम में क्या होता है, सेक्शन मेंशन कर देता है कि इतना तक ही हम लोग एग्जाम में पूछेंगे, वो मैं अलग अलग कोर्स के हिसाब से बता दूंगा। जैसे मानो सीए का कितना है, वो मैं सीए का बता दूंगा, सीएस का कितना है उनको बता दूंगा। जो एक्स्ट्रा सेक्शंस होगा, जिनका जरूरी है उनको पढ़ाऊंगा, जिनका जरूरी नहीं है उनको बोलूंगा कि आप स्किप कर सकते हो। हाँ, नॉलेज एनहांस के लिए सबको वेलकम है, बट एग्जाम के लिए जितना जरूरी है मैं सबको बता दूंगा, भाई आपके सिलेबस में कितना है, आपके सिलेबस में कितना है, लेकिन है तो कंपनी लॉ रे बाबा। ठीक है, तो यही चीज आपको समझना है। ठीक है, बाकी ये सारा जैसे ये मेन लॉ है, आपको जो अभी ओपन करके रखा है ये मेन लॉ है, आप चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसी से लेके इंस्टीट्यूट भी अपने किताब में दिया है और आप लोगों को पढ़ा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप पढ़ो, जानो और कंपनीज को डेवलप करो। आई होप बात समझ में आया। ठीक है, चलो अब ज्यादा इधर उधर का बात और नहीं, ऐसे कोई भी बात इधर उधर का नहीं चल रहा है, सब काम का ही बात चल रहा है। फिर आप बोलोगे जब तक मेन पॉइंट में नहीं आओगे सर इधर उधर का ही बात कर रहे हो। ठीक है ना, चलो सर, अब हम लोग प्रिलिमिनरी में क्या जानेंगे सर, कंपनीज लॉ का जो प्रिलिमिनरी माने बेसिक लेवल मैटर है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई कंपनी लॉ क्यों पढ़ना है, इसके इसका एप्लीकेशंस कहाँ होता है। ये जो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कॉमेंसमेंट, कंपनीज, देखो कोई भी लॉ पढ़ना है ना, थोड़ा दिल को शांति रख के पढ़ना है। ठीक है, हड़बड़ी से लॉ नहीं पढ़ा जाता, हड़बड़ करोगे लॉ समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लॉ एक नियम है, और नियम जब तक समझ में नहीं आता क्या होता है, नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। तो एग्जाम में भी अप्लाई करने के लिए आपको नियम को फील करना पड़ेगा। जैसे मानो आपके घर में आपका माँ बाबा आपके लिए कुछ नियम बनाया कि जैसे टाइम पे सुबह उठना है, करते हैं ना माँ बाबा ऐसे नियम, है ना। ये नियम पालन करके चलना चाहिए, जब आप करते नहीं हो माँ बाबा भी थोड़ा गुस्सा होता है ना। जैसे मानो तुमको सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तुम 10 बजे 11 बजे उठते हो। तुमको टाइम पे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, टाइम पे स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, टाइम पे तुमको ट्यूशन क्लासेस भी जाना चाहिए जहां पर तुमने ट्यूशन लिया, तुमको पढ़ने बैठना चाहिए। ये तुम्हारे लिए क्या है, एक डिसिप्लिन है, एक नियम है। ठीक है, अब जब भी ये नियम का पालन तुम नहीं करोगे, माँ बाबा गुस्सा करते हैं कि नहीं करते, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है कि उसको ना इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा शांति से सोचो। तो यहाँ पर भी ना ये जो लॉ है, ये भी देश चलाने के लिए, स्पेशली कंपनी चलाने के लिए नियम। कौन बनाया नियम को, देश का जो माता पिता है। देश का माता पिता कौन है, मिनिस्टर्स लोग, आईएएस लोग, आईपीएस लोग, आईआरएस लोग, सब मिलजुल के जो नियम को बनाने के लिए जो टॉप लेवल अथॉरिटी है उन्होंने बना रहा। ठीक है, और ये बहुत दिन से चले आ रहे हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होता है, ऐसा नहीं कि 1950 में जो नियम बना था वो नियम अभी भी चल रहा है, नहीं, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट आता है। इसलिए हम लोग भी क्लास में बात करते करते बोलते हैं कि इस बार ये अमेंडमेंट आया है, इस बार कंपनी लॉ में ये पॉइंट आया है, पुराना पॉइंट हटा दिया गया है। तो जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये अपडेट हुआ है। जब आपको पूरा लॉ समझ में आ जाएगा, फिर जो भी अपडेट होता है ना, स्पेशली इन केस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, आपको सारा अपडेट ऑलवेज अप टू डेट रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में अपडेट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट रिलेटेड। तो जब तक आप लॉ को समझोगे नहीं ना, क्या अपडेट है क्या अमेंडमेंट है, आपको ठेंगा समझ में आएगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप पूरा चीज जानोगे तब ना समझ पाओगे भी इसका अपडेट क्या है और अमेंडमेंट क्या है। तो वो वहां से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, अमेंडमेंट या अपडेट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अब उसके साथ साथ और क्या जानना है सर, डेफिनेशन जानना है। ठीक है, और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अलग अलग वर्ड्स क्या है सर, अलग अलग वर्ड्स, यू नीड टू नो दिस। अच्छा, अब पॉइंट है सर, इसमें सबसे पहले तो आपको मैं इंट्रोडक्शन है, प्रिलिमिनरी है, तो पहले थोड़ा बता देता हूं सर कंपनीज लॉ के बारे में कुछ वाइटल बातें। क्या बातें हैं, कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट
टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये सारा रूल किसके लिए है? कंपनी के लिए है। लेजिस्लेशन, इसका मतलब भी लॉ ही होता है सर। लेजिस्लेशन माने लॉ। ये सब वर्ड धीरे धीरे आदत हो जाएगा, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत करता है पर धीरे धीरे आदत हो जाएगा। द लेजिस्लेशन वाज नेसेसिटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या कहता है? चेंजेस इन द इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट माने समझ रहे हो सर? हाँ, माने इंटरनेशनली जितना बिजनेस चल रहा है, इंटरनेशनली जितना बिजनेस चलता है, उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ इंडियन बिजनेस को भी एट पार होना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो जमाना चल रहा है ना, इसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक्स में जो लोग स्कूल लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ा है या फिर फाउंडेशन लेवल में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वहां पर ना एक एलपीजी बोल के टॉपिक होता है। एलपीजी का मतलब होता है गैस नहीं रे बाबा, ठीक है? ये एलपीजी गैस का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जिसके दिमाग में गैस चल रहा है ना, वो भूल जाए, ठीक है? ये लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, वेरी गुड। लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सर, ग्लोबलाइज थैंक यू। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो ये जो लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। तो इसमें ग्लोबलाइजेशंस वर्ड तो देख रहे हैं ना? ग्लोबलाइजेशंस वर्ड देख रहे हो? तो ग्लोबलाइजेशंस क्या है कि हमारा कंपनी विदेश में काम करेगा, है ना सर? ऑनलाइन में जो लोगों को समझ में आ रहा है ना सर, हमारा लोग विदेश में काम करेगा, हमारा कंपनी भी आउट ऑफ इंडिया काम करेगा, और बाहर का कंपनी भी इंडिया में आके काम करेगा। विदेश का पैसा यहाँ पर आएगा, यहाँ का पैसा विदेश जाएगा। आजकल, पहले एक बात होता था 1990 के टाइम पे कि जब देश के पास पैसा नहीं था, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और यूपीए का गवर्नमेंट था, बीजेपी का गवर्नमेंट तो बाद में आया सर, यूपीए का गवर्नमेंट था। तो यूपीए माने कांग्रेस एंड उसका अलायंस, ठीक है? पॉलिटिकल बातें करूंगा सर क्योंकि जरूरी होता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कंट्रोवर्सी करता हूँ आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, अदरवाइज मैं मुद्दे पे ही बात करूंगा, ठीक है? अब फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना मनमोहन सिंह जी थे, तो उनको ग्लोबलाइजेशन करने का जरूरत पड़ इसलिए किया था क्योंकि भारत के पास पैसा नहीं था। भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था प्रॉपर्ली, विदेश हमारे देश में पैसा नहीं डाल रहा था, और हम भी विदेशी लोगों को बुला नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि फिर से एक ब्रिटिश कॉलोनी ना बन जाए, फिर से विदेशी चीजें भारत में पूरा भर ना जाए। ये डर था। इसको लेके काफी और भी मैटर्स हैं, कभी मौका मिलेगा तो वो भी बताऊंगा। नॉर्मली ये सब बात करने का मुझे मौका मिलता है जब हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करते हैं, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहां पर सिलेबस को थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से, स्पेशली स्टॉक मार्केट में तो कोई सिलेबस नहीं है, जो मर्जी बात करो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे इतना बड़ा सिलेबस खत्म करना है, आप लोगों को एग्जाम पास कराना है, फलाना टिकरा, बहुत सारा चीज है। तो मेन पॉइंट है कि ये जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बात कर दी है ना? तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अगर इंडियन कंपनी को भी टिकना है तो लॉ को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसके साथ लॉ के साथ क्या रिलेशन है? अरे बहुत कुछ है सर। आपका घर का रूल्स रेगुलेशन ही है जो आपका डेवलपमेंट में असर करता है। बात मानोगे? अगर मानो कि कोई फैमिली, देखो पर्सनली मत लेना, मैं पढ़ाने के लिए जितना होता है बोलता हूँ, ठीक है? मानो कि कोई फैमिली है जहां पर रूल्स रेगुलेशन उतना है नहीं है, बच्चा कुछ भी करे माँ बाप भी कुछ नहीं बोलता, डर नहीं है। मैंने एक होता है चाहिए ना, डर मैंने क्या, डर मैंने क्या कोई लादेन वाला डर है क्या, दाऊद इब्राहिम वाला डर है क्या? वैसा वाला डर नहीं। डर मैंने एक रेस्पेक्ट का डर, ठीक है? कि नहीं नहीं पापा डांटेंगे, नहीं नहीं माँ डांटेंगे, ठीक है, हमको कर लेना चाहिए, भैया है वो डांट सकते हैं। तो लोगों के मन में एक होना चाहिए श्रद्धा का डर, ये बेसिकली एक रेस्पेक्टफुल डर है, ठीक है? तो सिमिलरली अगर इंडियन मार्केट में लॉ सही तरह से है ना, तो फिर बाहर का कंपनी भी इंडियन एनवायरनमेंट में बिलीव करेगा भाई इस देश में नियम कानून। अगर किसी का पैसा आ रहा है तो वो पैसा कितना प्रोटेक्टेड है? जैसे मानो आजकल क्या है कि पुलिस जो है वो नियम का पालन प्रॉपर्ली नहीं करता, तो लोगों को कानून से क्या होता है, भरोसा उठ जाता है। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूं, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है, पुलिस कभी भी प्रॉम्प्टली काम नहीं करते हैं। माने इन जनरल चीज है, तुम जाके कुछ बोलोगे, फिर जिसका पैसा है पुलिस उसका तरफदारी करता है, जिसका पैसा नहीं है पुलिस उसको उसका केस ही नहीं लेता है। ऐसा देखते हैं ना, मूवी में भी देखते हैं और रियल में भी सिचुएशंस ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, लोगों को कानून के प्रति भरोसा नहीं होता। तो भरोसा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या होता है, उसका जो
मतलब उसका जो रेस्पेक्ट है वो क्या होता है, खो जाता है ना। तो सिमिलरली जब कंपनीज लॉ बेहतर नहीं होगा, ठीक है, या एक कॉन्फिडेंट वाला लॉ नहीं होगा, तो बाहर का कंपनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना सर? इसीलिए ये लॉ, कोई ये जो लॉ पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये इंटरनेशनली पूरा लिंक अप है। माने हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है आज के डेट में, विदेश का कंपनी भी जब इंडिया में बिजनेस करने के लिए आते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। जैसे आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में है, उनके ऊपर भी ये लॉ लागू होता है जब इंडिया में वो काम करेगा। वो अपने देश में उनका लॉ लगता है, लेकिन जब वो इंडिया में काम करेगा उनको यहाँ पर इंडिया का कोई एसोसिएट या इंडिया का, जैसे देखना गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी चलता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया बोल के ऑफिस होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी लागू हो जाता है। तो अगर नियम सही रहेगा तो वो लोग भी आएगा। बात समझ में आ रहा है सर? इसीलिए आप लोग लॉ को प्यार करना सीख जाना सर, क्योंकि आपको ये चीज समझना है कि अल्टीमेटली देश का पैसा इसी पे डिपेंड करता है। आप लोग इतना मेहनत करोगे, सीएस बनोगे, सीएमए बनोगे, कल जाके कंपनी नहीं आएगा तो फिर जॉब कहाँ करोगे? इंडिया के पास क्या है ना, करेंटली उतना कैपिटल नहीं है, इसको फॉरेन मनी में डिपेंड करना पड़ता है। और फॉरेन भी इंडियन मार्केट को पागल की तरह चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ बहुत हाई है। अमेरिका में लोग बैंक में पैसा नहीं रखना चाहता, इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। अमेरिका में लोग अगर एफडी करता है तो 3% इंटरेस्ट देता है, इंडिया में एफडी में 7-7.5% पॉपुलेशन है इंटरेस्ट है। यहाँ पे। पॉपुलेशन है, मार्केट है, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। पॉपुलेशन है, मार्केट है, बाजार है, उठती इनकम है। हर कंपनी चाहता है कि भारत में अपना जगह बनाए। जैसे हमारे यहाँ के लोग सोचते नहीं, अमेरिका में एक जॉब मिल जाए, कनाडा में एक नौकरी मिल जाए, वैसा वहां का कंपनी चाहते हैं कि हमें भारत में एक कंपनी बनाने का जगह मिल जाए। उल्टा सोच है सर। हम लोग सोचते हैं कितना जल्दी इस जंगल से छुटकारा पाके इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक शांति का लैविश लाइफ जिए। वहां का कंपनी सोचते हैं कि उनको तो लैविश लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम है उनका ग्रोथ का। वहां को उनके मार्केट में जगह नहीं है, कुछ नहीं है, एज सच मार्केट ही नहीं है उनका। मार्केट है तो इधर है। और इंडिया जितना डेवलप कर रहे हैं अपना रूल्स रेगुलेशंस को, उतना फॉरेन कंपनीज को मजा आ रहा है। वो भी सोच रहे हैं हाँ भाई रूल्स रेगुलेशन सही है, हम जाएंगे इस मार्केट में पैसा लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना सर? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बस कहानी में ही हूँ। ठीक है, क्या समझाया? सर हमारा भी तो बेनिफिट होगा अगर ग्रोथ होगा, कम हाँ नहीं सर, आएगा। इसीलिए तो आ रहा है सर। ये इसका ये कहानी चालू हुआ था 92 से। ये कहानी चालू हुआ था 92 से। 92 में जब मनमोहन सिंह देश का फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, 92 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये उनके लिए ना एक मतलब बाध्य सिचुएशन था, करना पड़ेगा, देश का रूल्स रेगुलेशंस को ओपन करना पड़ेगा। अगर ना करते तो कोई कोई बोलते हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा मान लेते हैं, चलो बहुत बड़ा है। जैसे अभी मोदी जी जैसे 370 हटाया, ये समय का मांग था, करना ही था। ना करते तो फिर क्या करते? ड्यूटी है उनका, पहले वाला जो लोग है क्यों नहीं किया, ये ड्यूटी है। तो मनमोहन सिंह भी उस टाइम पे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो किए थे, उनका ड्यूटी था, करना ही था। वो अलग बात है, प्यार मोहब्बत है तो हम लोग क्रेडिट दे देंगे, उसमें क्या है। जैसे ममता दीदी बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया, अरे क्या किया? तुम्हारा ड्यूटी है करना, उस पद के लिए तुमको चुने, तुमको करना है। क्या सुना रहे हो कि मैंने ये किया? चाहे कोई भी बोले, ये ना आम आदमी को सोचना चाहिए, ये लोगों को ना इतना भी क्रेडिट नहीं देना चाहिए। ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, वोट में दिखा देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, लेकिन उनके बातों में नहीं आना है। उनका ड्यूटी है, जैसे तुम पढ़ने आओ, मेरा काम है ना पढ़ाना तुमको, तो क्या मैं कोई एहसान कर दिया? तुम स्टूडेंट हो, पढ़ना तुम्हारा काम है, कुछ एहसान कर रहे हो क्या? बात को अलग मत लेना। तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कुछ एहसान कर रहे हो? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कुछ एहसान कर रहा हूँ? ड्यूटी है, सब अपना अपना ड्यूटी निभाना है, बस इतनी सी है। आगे बढ़ते हैं सर। मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कहता, ठीक है, आप लोग समझने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसे दिल पे मत ले लेना, ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 received the assent of the honorable president of India on 29th August 2013। डेट याद रखना पड़ता है, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, जानना पड़ेगा। 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट को क्या किया सर, मैंने अप्रूवल दिया। इस डेट से कंपनीज एक्ट देश में चालू हुआ, नोटिफाई कर दिया, ऑफिशियल गेजेट में आ गया। ऑफिशियल गेजेट गवर्नमेंट का होता है, जब भी कोई नियम लागू होता है देश में वो ऑफिशियल गेजेट में आता है। ऑफिशियल गेजेट सेंट्रल गवर्नमेंट को वेबसाइट में मिल जाता है, या फिर पार्लियामेंट के बिल्डिंग में फिजिकली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो न्यायालय में तो वहां पर सिर्फ ऑफिशियल गेजेट में जैसे ही आ जाता है, इसका मतलब है कि ये भी देश में लागू
होगा। बात समझ रहे हो? 30 अगस्त कब लागू हुआ? 30 अगस्त को 2013 को। फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट द डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 थ्रू नोटिफिकेशंस। अब ये भी बता देता है कि अभी तो चालू हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग इसके बाद से धीरे धीरे अलग अलग डेट में अलग अलग नोटिफिकेशन के थ्रू से और भी नया नया रूल अप्लाई होगा, होता रहेगा। समझ रहे हो? हाँ, सेक्शन 1। अच्छा देखो, ये जो पूरा लॉ है इसमें एक्चुअली टोटल 470 सेक्शंस है। कितना सेक्शंस है? कंपनीज लॉ में टोटल 470 सेक्शंस है। ठीक है सर, एक एक सेक्शन जानना पड़ेगा? सर इंटरमीडिएट लेवल में सारा सेक्शंस नहीं है, इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल में सारा सेक्शंस नहीं है, फाइनल पहुंचते पहुंचते सारा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम सेक्शंस इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव लेवल में ही पढ़ा जाता है। मेन मेन तो आप मान के चलो कि इंटरमीडिएट में ही होता है, जो कुछ एक्स्ट्रा है वो फाइनल में जाके पढ़ोगे। तो ओवरऑल 470 सेक्शंस के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। हाँ सर, लेना तो पड़ेगा। क्या सर हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा? हाँ दिमाग में रखना पड़ेगा, बट जितना मेमोरी तुम्हारा हो सके। बट हाँ, एग्जाम क्लियर करने के लिए तो अभी सारा सेक्शंस पढ़ के जाना ही है ना। ठीक है, देखो सर, पहले ही लोड मत ले लेना कि इतना कैसे याद करेंगे। ठीक है, एक एक अभी तो सेक्शन का नाम बताऊंगा, फिर एक एक सेक्शन से एक एक चैप्टर बनेगा, एक एक सेक्शन से एक एक चैप्टर बन जाएगा। बस 470 नाम सुन के 470 ठीक है, 470, लेकिन आगे आगे एक एक सेक्शन से एक एक चैप्टर जनरेट हो जाएगा। फिर उस चैप्टर के ऊपर आपको अपना नॉलेज एनहांस करना पड़ेगा। फिर जैसे वो एनहांस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो। कुछ लोग सोचते नहीं नहीं हमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर दे दो, हम करके चले जाएंगे, देख दिखा देंगे एग्जाम में। कोई बात नहीं, आप दिखा दो एग्जाम में, लेकिन अगर आपको सेक्शन का बेस नहीं है ना, तो फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले आप फंस जाओगे। सबसे बड़ी बात, अगर एग्जाम पास भी कर जाते हो ना, बाई चांस मानो आपका इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, आप किसी तरह से निकल गए, कभी कभी मार्जिनल मार्क्स से निकल गए, प्रॉब्लम क्या होगा आगे जाके इंटरव्यू में? पढ़ तो लिए थे, पास भी कर गए, जब आपको इसका एप्लीकेशन पूछ रहा है अब मुश्किल में पड़ गए। बात समझ रहे हैं? इसलिए मार्क्स लेके भी आप पास करके भी वो फायदा नहीं है जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। कॉन्सेप्ट विद मार्क्स, कम मार्क्स भी चलेगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर चले पहले चाहिए। 50% में पास करो या 80% में, 80% बहुत मुश्किल है इस फील्ड में। 70-75 अगर आप मुश्किल से आ भी लेते हो, रैंक होल्डर हो जाते हो, कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप रैंक होल्डर बन भी नहीं पाओगे। लिख के देता हूँ सर। सर मार्क्स कम आया, किसी का हैंडराइटिंग खराब होता है तो मार्क्स कम आ जाते हैं ना सर, कई बार। इसका मतलब क्या, उसका नॉलेज नहीं है? उसका नॉलेज है। इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, शायद जिसका हैंडराइटिंग अच्छा था, मार्क्स अच्छा मिला था, लेकिन वो इधर आगे निकल सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे पूरा ध्यान देना सर, क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से ये सब चीजों से बहुत सवाल करते हैं कि आप कंपनी के लीगल मैटर में कैसे हेल्प कर सकते हो, कौन सा सेक्शन के थ्रू से कंपनी का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। आगे आगे सब एक एक करके ओपन करूंगा सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013। ठीक है। अच्छा 2013 से पहले क्या देश में कंपनीज लॉ नहीं था? हाँ। कौन सा वाला बता सकते हो? पुराना वाला कौन सा डेट बता सकते हो? आप बताए हाँ, तो पुराना वाला था, डेट याद नहीं है। 1956 था। इससे पहले देश में 1956 कंपनीज एक्ट था, हम लोग यही वाला पढ़ते थे। हम लोग के टाइम पे यही वाला होता था सर। हम लोग का कोर्स जब कंप्लीट हुआ उस टाइम पे 2013, थोड़ा सा हम लोग 2013 लास्ट में मिला था हम लोगों को। ठीक है, बस वो भी कुछ कुछ सेक्शंस, वो भी प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूट को भी समझ में नहीं आता था कि 2013 से पूछे तो क्या पूछे, तो जो भी लिखते थे 56 से ही लिखते थे। इंस्टीट्यूट भी कंफ्यूज था क्योंकि लागू हुआ है अब। अब लागू होने के बाद अचानक से ही कंपनी पे ना सारा मैटर लागू नहीं होता था, क्योंकि अभी लागू हुआ है, लोग पढ़ेगा जानेगा, फिर धीरे धीरे ना वो फेज आउट होगा पुराना वाला। ठीक है, तो समय लगता है सर। अभी जैसे कि सब सारा सेक्शन 2013 में डील होता है, 1956 को लोग याद भी नहीं करते, बट हम लोगों के टाइम पे क्या हुआ था, 1956 को याद करते हुए 2013 को पढ़ना पड़ता था, क्योंकि धीरे धीरे लागू। ठीक है, अब वो जमाना अलग था, छोड़ो से। लेकिन अभी का जमाना क्या है, 1956 चला गया। अच्छा आप बोलोगे सर तो फिर एक्ट को चेंज क्यों किया? एक्चुअली 1956 में आदम जमाने का रूल चल रहा था, पुराना रूल। ठीक है, मतलब वो रूल आज के कंपनी लॉ के हिसाब से या फिर आज के देश का जो बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से एक्ट पर नहीं था, तो इसलिए रूल को चेंज करना। और इतना ज्यादा चेंजेस एक साथ आ गया था कि एक एक रूल इतना बड़ा हो जा रहा था, तो फिर देश ने सोचा कि नहीं एक काम करते हैं, पार्लियामेंट में एक बिल पास कराते हैं, एक न्यू कंपनीज एक्ट ही ला देते हैं। क्योंकि इतना सारा चेंजेस, ऐसे चेंजेस होता है हर 2 साल छोड़ छोड़ के चेंजेस होता है। तो जब चेंजेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, रूल बना के
उस चेंज को बता देता है। जैसे मानो 2013 में एक्ट आया, जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना आप देखेंगे बहुत केस में 2013 एक्ट के अंदर ही 2014 रूल बोल के लिखता है, माने एक्ट 2013 ही है पर रूल 2014 है, ये आगे आगे मिलेगा। ठीक है, तो जब आप तो आपके मन में सवाल होगा सर 2013 एक्ट था पर 2014 रूल क्यों बोल रहे हैं? तो एक्चुअली और कुछ नहीं है कि जैसे मानो 2-3 साल में कुछ बदलाव आया तो गवर्नमेंट सोचा कि इस बदलाव को एक्ट के अंदर डालना चाहिए, लेकिन एक्ट में फिर से चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में फिर से बिल पास करा के एक्ट के अंदर डालो, टाइम टेकिंग मैटर है, कोई बोलेगा हाँ कोई बोलेगा ना, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, अगर छोटा छोटा चीजें हैं तो गवर्नमेंट उसको रूल बोल के इंक्लूड कर देते, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मैंने बिल पास करो ये करो वो करो इतना झमेला नहीं है। बस जो टीम है जो जो लोग ये लॉ को बिल्डअप करते हैं उनके अंदर जो हेड होते हैं वो अप्रूवल दे देता है, एक मीटिंग करते हैं और उसको थप्पा लगा देते हैं, फिर उस रूल को एप्लीकेबल कर देते हैं। इस तरह से काम करना आसान हो जाता है, नहीं तो अगर हर बात में अगर 4 टेबल घूम के लॉ पास होगा तो फिर पास ही नहीं होगा। फिर भी अभी जैसे देखो दो अभी क्या है ना, फिर भी कंपनीज एक्ट जरूरी था, ये कांग्रेस के जमाने में ही पास हुआ था। इसके बाद जैसे जीएसटी, जीएसटी तो 2006 से चल रहा था जीएसटी रूल लाने का, कांग्रेस ने पास ही नहीं करा पाया जीएसटी, वो तो अल्टीमेटली बीजेपी आने के बाद पास हुआ। ना 2014 में बीजेपी आता ना जीएसटी आता, कोशिश किया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, फिर कांग्रेस में पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उसने ट्राई किया नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी भी उस टाइम पे पूर्ण बहुमत में नहीं था, फुल मेजोरिटी में नहीं था। माने मेजोरिटी होने से क्या है कि आप कोई भी नियम कानून दे सकते हो, माने चलो भाई मेरा मेजोरिटी है मैं पास करा दूंगा, लेकिन अगर बाद बाद में कम्युनिस्ट को पूछो, कांग्रेस को पूछो, समाजवादी को पूछो, आप पार्टी का नाम जानते हो ना थोड़ा बहुत, ठीक है तो ये सबको पूछते पूछते सबका मत लेते लेते एक्ट पास होना एक नामुमकिन जैसा हालत हो जाता है, खिचड़ी सरकार जिसको बोलते हैं। जैसे अभी जो इंडिया अलायंस हुआ है, ये जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो इंडिया अलायंस हुआ है मोदी जी को हराने के लिए, अब ये इंडिया अलायंस अगर बन भी जाता है, मेरा मेरा मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा अगर बन जाता है तो। सर क्यों, प्रॉब्लम मेरे को क्या है, मेरे को इंडिया अलायंस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अगर वो बनेगा फिर वो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको लेकर उन्हीं के अंदर कंफ्यूजन है। ठीक है, सेकेंडली इतना सारा पार्टी, सबका आइडियोलॉजी अलग, तो जब कोई पर्टिकुलर मैटर पास करेगा लोकसभा में या पार्लियामेंट में, ये लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, एक बंदा बोलेगा हाँ एक बंदा बोलेगा ना, मैंने देश पूरा कंफ्यूज में हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो रूल अपने लिए थोड़ी पास करेगा, हमारे लिए तो करेगा। तो इतना कंफ्यूज गवर्नमेंट ना ही आए तो अच्छा है। अब पता नहीं है क्योंकि स्टेट का मैटर है, अलग अलग स्टेट में वोट होगा, अब जो होगा वो तो सामने पता लगेगा। अब मन क्या बोल रहे हैं आप सबको पता है कि अंदर में सबका क्या चल रहा है, ठीक है, वो एक गुनगुनाहट सबके अंदर है, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है सर, ये खिचड़ी सरकार तो नहीं चाहिए। हाँ मोदी जी के खिलाफ में कोई ओपोनेंट बने एक प्रॉपर, हम लोग 5-5 साल छोड़ छोड़ के बीजेपी को हटाएंगे दूसरा पार्टी को लाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर से बीजेपी को लाएंगे, लेकिन एक एक प्रॉपर ऑपोजिशन हो जाए, देश के लिए अच्छा है। अमेरिका में जैसे होते हैं हर 5-5 साल में उनका सरकार बदल जाता है, बात समझ रहे हो? हाँ सर, लेकिन एक खिचड़ी सरकार बहुत खतरनाक होता है सर, खिचड़ी सरकार खतरनाक होता है, जो भी हो अब देश के किस्मत में जो होगा वो होगा, मेरे आपके कहने से थोड़ी होगा, पूरा देश का जनता का मैटर है। छोड़ो सर पॉलिटिकल बातें, हाँ आएगा, क्योंकि एक्ट पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल बातें आएगा। अच्छा देखो, तो 30 अगस्त को 2013 को 98 सेक्शंस को सबसे पहले लाया गया था, याद रहेगा? तो बाद में मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग घर पे बैठ के अपना नोट बनाना सर, ठीक है, और मेरे को आके दिखाना, मैं सबका कॉपी चेक करूंगा। इवन जो लोग ऑनलाइन में हो वो लोग भी मेरे को नोट बना के शेयर करना, ऐसा नहीं कि हम लोग तो ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं सर को कैसे पता लगेगा, मैं मांगूंगा सर, ठीक है। खुद के प्रति थोड़ा ऑनेस्टी जरूरी है, मेरे को शेयर करना खुद का नोट, क्योंकि एग्जाम में अगर अपना नोट बना के जाओगे ना तो याद ज्यादा रहता है, और सिर्फ अगर इंस्टीट्यूट का मैड और मेरा नोट अगर पढ़ा रह गया ना तो वो पढ़ा ही रह जाएगा, लेकिन खुद का नोट रेगुलर पढ़ाई करोगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा लॉ को कैसे रेडी करना है, सब धीरे धीरे बताऊंगा। अच्छा, तो 98 सेक्शंस पहले आया, फिर 12 सितंबर 2013 को 143 सेक्शंस आया। ऐसे अभी चाहो ना तो कॉपी को ओपन करके रख सकते हो, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना आप शॉर्ट पॉइंट्स करके लिख सकते हो, ये भी अच्छा हैबिट है। जो लोग ऑफलाइन में बैठे या ऑनलाइन में भी हो, कॉपी को ओपन रखो, जो भी मैं बता रहा हूँ जैसे कि क्या कैसे करना है, 470 टोटल सेक्शंस है, ठीक है, ये सब शॉर्ट नोट्स है, आप लोगों के लिए भी शॉर्ट नोट की तरह, ये जैसे पढ़ते पढ़ते लिखोगे ना तो एक कान में भी जा रहा है और क्या हो रहा है हाथ में भी लिख रहे हो ना, तो याद ज्यादा रहेगा सर। ठीक है, तो थोड़ा हैबिट अभी धीरे धीरे अच्छा करना है। वो जर्नलिस्ट लोगों को नहीं देखते क्या करते रहते हैं लोग, हैं?
पॉइंट शॉर्ट में लिखता रहता है ना सर। हाँ, जैसे किसी को कुछ पूछ रहा है तो वैसे थोड़ी है वो पूरा बात को नोट डाउन कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तो वो सुनते सुनते शॉर्ट नोट करते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से शॉर्ट नोट करते हुए चलो, ठीक है। हो सके तो रफ कॉपी यूज करना, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। तो जैसे मानो जो जो मेन मेन पॉइंट मैंने बताया कि जैसे टोटल कंपनीज एक्ट पहले 29 अगस्त में आया, उस टाइम पे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे उन्होंने अप्रूवल किया, ठीक है। फिर 30 अगस्त को ऑफिशियल गेजेट में आया, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि सेक्शन 1 जो है वो 30 अगस्त को आया, फिर बाकी 98 सेक्शन 12 सितंबर को आया, ठीक है। फिर 143 सेक्शंस 1 अप्रैल 2014 को आया, एंड इस तरह से धीरे धीरे सभी सेक्शंस को लाया गया। समझ में आ रहा है? हाँ। कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, ये एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन माने लॉ, ये पे स्टार्टिंग में भी बोला था। विथ 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स, लिख लो, इसके 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल हैं। 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल है। शॉर्ट में लिखो सर, इतना पूरा बड़ा नहीं लिखना है। कंपनीज एक्ट 2013 हेडिंग करके 470 सेक्शन 7 शेड्यूल्स, इतना बस इतना सा लिख दो, ठीक है। बोला ना, जैसे जर्नलिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, लिख लो, पूरा एक्ट 29 चैप्टर में डिवाइडेड है। पूरा एक्ट 29 चैप्टर में डिवाइडेड है। टोटल 29 चैप्टर्स है। देखो ऐसे चाहो तो मैं ये एक एक पॉइंट लिखा सकता हूँ, लेकिन लॉ लिखाऊंगा तो फिर एक पैरा लिखाते ही पूरा क्लास बीत जाएगा, और इतना बड़ा सिलेबस है, सारा चीज समझाना है, टाइम लग जाएगा सर, बेकार हो जाएगा, 2 साल भी कम पड़ जाएगा सिलेबस खत्म करते। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ईच चैप्टर हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स, हर चैप्टर में एटलीस्ट एक सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं, लिख लो, ईच चैप्टर हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स। ये ऑनलाइन में जो लोग वो कर रहे हो, आप लोग भी लिख रहे हो ना सर, अच्छे बच्चे की तरह। अब देखो मैं यस वहां पर सर। मैं स्पाईगिरी तो नहीं कर सकता, लेकिन लिख रहे कि नहीं लिख रहे ये मुझे जरूर बताना। अच्छा अच्छा, the entire act has been divided into 29 chapters. Each chapter has one set of rules. Companies Act 2013 aims to improve corporate governance. The big point, एकदम बिग पॉइंट है, हेडिंग करो। कॉर्पोरेट लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रेडी करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इज कॉर्पोरेट टू मेंटेन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। The main objective of Companies Act 2013 or corporate law is corporate governance, to improve the corporate governance. आपके मन में सवाल चल रहा है, सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो क्या है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो क्या है सर, मैं बार बार सरकार का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स का बात कर रहा था। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अभी देश कौन चला रहा है, बीजेपी, है ना। हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट कौन चला रहा है, टीएमसी, पार्टी का नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी, और उधर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी जी। ना क्वेश्चन ये है सर कि इनका काम क्या है। इनका काम है, जैसे मोदी जी का काम है कि देश का गवर्नेंस को मेंटेन करना। गवर्नेंस मेंटेन करना माने देश में डेवलपमेंट बना रहे, देश में शांति का वातावरण बना रहे, है ना, देश में यूथ को नौकरी मिले, माने बेसिकली जो करने से शांति मिलेगा वो करना चाहिए। अब अच्छा, कई कई बार क्या होता है, एडजस्ट करके भी शांति आता है, देयर इज अ डिफरेंस। एडजस्टमेंट करके शांति समझते हो, किसी को गलती को, कोई गलती कर रहा है, जैसे मानो तुम गलती पे गलती करे जा रहे हो और माँ बाप तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं, घर पे शांति तो है, पर वो शांति का क्या मतलब है, आगे जाके वो बम आज नहीं तो कल तो फटेगा। इसलिए जब प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा बहुत जो झगड़ा झटी चलता है ना इंटरनल देश के अंदर, वो चलेगा सर, उसको हम लोग कभी नेगेटिव इम्पैक्ट से नहीं देख सकते। माने देखो कोई भी बड़ा काम करने के टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्या होता है सर, बना रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना रहता है। जैसे वो घर में 4 लोग रहने से झगड़ा झाटी तो होता है, वो बनेगा सर, छोटा मोटा ठीक है, लेकिन इसका मतलब सब हर चीज को सह लो, हर बात को चुपचाप सुन लो, शांति बना के रखना, ये शांति का बात नहीं कर रहे हैं। परमानेंट शांति, जिससे परमानेंट शांति हो, ठीक है। अच्छा बच्चा आप लोग बनोगे तो घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब अच्छा बच्चा कैसे बनना है आपको पता है, सबको पता है अच्छा बच्चा क्या होता है,
पता है कि नहीं है? लेकिन तकलीफ ये होता है कि हमारे अंदर का एक बदमाशी है जो हमें अच्छा बच्चा बनने नहीं देता। हर इंसान को पता है गलती क्या है। गंदा से गंदा इंसान को जाके पूछो भाई तुमको पता है तुम गलत करते हो, वो बोलेगा ना, लेकिन उसको अंदर से सब पता है कि वो गलती कर रहा है। जैसे अब मुझे पूछो सर आप गलती करते हो, मैं बोलूंगा ना, लेकिन मुझे पता है मैं गलती करता हूँ। आपको भी पता है ना? हाँ या ना? एकदम सर। चलो, समझ रहे हो सर, इतना ऑनेस्ट आप लोग कन्फेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सेल्फ रियलाइजेशन तो होता ही है। हाँ वेरी गुड सर, होगा, सबका होता है, ठीक है। इसलिए बोला शांति का मतलब ये नहीं कि एडजस्ट करना, दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई बोलेगा हाँ इसलिए, जैसे मानो कि भी राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। अब कोई पॉलिटिकल लीडर उस राम मंदिर के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भड़का रहा है, ठीक है। फिर देश में एक दंगा हंगामा हो जाएगा, फिर बोलेगा देखो मोदी जी देश को संभाल नहीं पा रहे। सिंपल। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए देश के अंदर बीजेपी क्या कर सकता है, बंगाल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और बोलेगा देखो ममता दीदी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे मणिपुर में जो प्रॉब्लम तो था, वो बैठ के भी सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन जिस तरह का तमाशा देश के सामने खड़ा कर दिया गया, वो और कुछ नहीं, वो देश का जो बने प्राइम मिनिस्टर है या जो पार्टी है उनका नेगेटिव इमेज को दुनिया के सामने दिखाना कि भाई देखो ये नाकाम है देश चलाने के। और पब्लिक क्या है, उस पॉलिटिकल प्रोपागेंडा में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ऐसे नहीं, मैं बोल ये नहीं बोल रहा हूँ कि मणिपुर में प्रॉब्लम नहीं था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस मुद्दे को लेकर मणिपुर में इशू बना था वो इशू बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस इशू को टेबल में बैठ के लीडर्स लोग सॉल्व कर सकता है। इसके लिए जिस तरह का सिचुएशंस बनाया, एकदम खतरनाक सिचुएशन दिखाया गया, इवन इसमें भी आया सर, तो वो अच्छा बात नहीं है सर। ये तो देश का शांति को भंग करना है। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत इशू बड़ा देश में चलता रहता है, ऐसे बोलते हैं ना बड़े बड़े देशों में, या छोटे नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बात होती रहती है। ओके। अच्छा अब एक बात है सर, कॉर्पोरेट तो फिर गवर्नेंस क्या है, यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। कंपनी अगर सही तरह से चल रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, गुड गवर्नेंस। माने बेसिकली कोरप्शन फ्री कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कोरप्शन फ्री कंपनी। समझ रहे हो, ये जो यहाँ पर बात है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, कोरप्शन फ्री कंपनी। सर होता है क्या? सर कोशिश करेगा, लॉ अगर सही रहेगा तो करप्शन फ्री कंपनी रहेगा। अच्छा करप्शन फ्री कंपनी देश के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं से आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मानो हमारे देश में स्टॉक मार्केट है, ठीक है। सर फिर से स्टॉक मार्केट, आप जबरदस्ती स्टॉक मार्केट में चले जाते हो। हाँ सर मैं जाता हूँ, जबरदस्ती जाता हूँ स्टॉक मार्केट में, क्यों? क्योंकि समझ में ज्यादा आता है, इसीलिए। जैसे मानो रिसेंटली एक कंपनी है जिसका बिजनेस को लेके काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अब मैं कोई नाम से बताता हूँ, जेट एयरवेज, ठीक है। ये कंपनी अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इसका जो ओनर है वो जेल में चला गया, ठीक है। नरेश गोयल, एयरलाइंस कंपनी है, रिसेंटली उनका जेल हुआ है, अभी तिहाड़ जेल में है। रिसेंट खबर है, 2-3 दिन पुराना। लेकिन इसका बिजनेस बहुत दिनों से काफी प्रॉब्लम में था। ऐसे इंडिया में एयरलाइंस बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लम करता ही है क्योंकि काफी महंगा बिजनेस है। लेकिन इन्होंने ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम किया। मैंने गलत तरीके से पैसा कहीं से लिया, उसका कोई हिसाब नहीं दिखा पाया। मैंने सोर्स ऑफ जो रेजिंग कैपिटल है वो कुछ गड़बड़ है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, जब इलीगल सोर्स ऑफ मनी होता है आपका। तो इलीगल सोर्स ऑफ मनी के कारण में उनको जेल हुआ है, और उन्होंने सारा दोष स्वीकार भी किया, तभी जेल दिया गया, ठीक है। अब इनका बिजनेस भी 2019 से पूरा जेट का एयरलाइंस बंद है। बिजनेस चल रहा है, शेयर मार्केट में अभी भी ये लाइव है। कंपनी अभी भी लिक्विडेशन पे नहीं गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी लिक्विडेशन पे कब जाते हैं, बैंकरप्सी पे कब फाइल होते हैं, सब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको रियल एक चीज बता रहा हूँ, ये सभी चीजों में कंपनीज एक्ट ही लागू होता है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये कंपनी का जो ओनर है, जो कंपनी का पूरा लीगल स्ट्रक्चर है, वो गवर्नेंस को ठीक नहीं रख पाया। तभी एक जमाने में इसका शेयर का दाम कभी 300-350 भी हुआ करता था। अभी उसके बाद देखो गिरते गिरते 45-46 में आ गया। 2019 से इनका टोटल ऑपरेशन बंद पड़ा है, टोटल ऑपरेशन, उन्हें एक भी फ्लाइट नहीं उड़ता है। लेकिन ये कोशिश कर रहा था कि बिजनेस किसी तरह से बच जाए, इसलिए अभी भी ये बंद नहीं हुआ। लेकिन शायद अभी देखो क्या होता है कि अगर कोई बड़ा कंपनी इनको खरीद लेता है तो ठीक है, अगर नहीं खरीदते हैं तो ये टोटली बंद हो जाएगा। ये लीगल इश्यूज में होता है। जैसे एक कंपनी था सत्यम कंप्यूटर्स बोल के, जैसे मैं लिखा सत्यम स्कैम, ये चीज मैं ऑडिट में भी पढ़ाता हूँ।
जब ऑडिट पढ़ेंगे तो ऑडिट में भी ये चीज पढ़ाएंगे। नॉर्मली सीए सीएमए स्टूडेंट्स को ऑडिट पढ़ना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। सीएस के केस में वो सेक्रेटरियल एक ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है, वो जहां जरूरी होगा बता दूंगा सर, ठीक है। सत्यम स्कैंडल में ये कंपनी, जैसे आज के डेट में टीसीएस, इंफोसिस जैसे कंपनी है ना, वैसा ही सत्यम कंप्यूटर एक वैसा ही कंपनी हुआ करता था, ठीक है। इस कंपनी ने इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट किया, मैंने बेसिकली गलत तरीके से अपना बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट किया, और इन्वेस्टर से पैसा गलत तरीके से लिया। गलत तरीके से मैंने, प्रॉफिट नहीं है फिर भी दिखा रहे प्रॉफिट है, प्रॉफिट कुक किया। ये यहाँ पर देखो सर, ये देखो बहुत, इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनका जेल है अभी, लाइसेंस भी ले लिया गया। पीडब्ल्यूसी जैसे बिग फोर फार्म था इस पर्टिकुलर ऑर्गन, मतलब इसका मेंटेनेंस में। और इसमें देखो, मैं जस्ट आपको हिसाब दिखा रहा हूँ एक छोटा सा। बाद में टेक महिंद्रा ने इसको काफी सस्ता दाम पे ले लिया, लेकिन इसके कितना बड़ा स्कैंडल किया था मैं आपको देखा, 7,000 करोड़ का स्कैंडल था। 7,000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ऐसा भी नहीं है, 7,000 करोड़। लोगों का भरोसा उठ जाएगा सर, अगर कंपनी एक्ट प्रॉपरली काम नहीं करता है तो। अगर एक्ट है और एक्ट का पालन नहीं होता है तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फॉरेन कंपनीज का भी भरोसा उठ जाएगा जो विदेश में पैसा इंडिया में लगाएगा। देश का जनता का जो स्टॉक मार्केट के प्रति भरोसा है वो भरोसा उठ जाएगा। तो ओवरऑल पूरा बिजनेस सिस्टम ही न ठप हो जाएगा। आप लोगों का जॉब क्राइसिस ऐसा हो जाएगा, आप लोग पढ़ाई करना बंद करके घर में बैठे रहोगे, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा। अगर मतलब प्रॉब्लम, मतलब कोई, मैंने पूरा, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेकार हो जाता है। इसीलिए सीएस इंस्टीट्यूट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, चार्टर्ड का भी रोल है, सीएमए का भी रोल है, पर देश में जो कंपनी लॉ का मेन जिम्मा है वो सीएस के पास है ज्यादातर। लेकिन कई कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सिमिलर रोल प्ले करते हैं, सीएमए वाले भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई आप सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो, आप देखो भाई कंपनी का रूल्स रेगुलेशन सही तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और सीएस को तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि जब तक आप साइन नहीं करोगे तो एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं होगा। ऐसे सीए सीएमए का बस अपना अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए अलग से कंपनी सेक्रेटरी को बोला जा रहा है कि भाई आप देखो कि सारा चीज ठीक है कि नहीं। अगर फिर भी गड़बड़ होता है तो जिम मतलब रिस्पॉन्सिबल आपको ही मानेंगे। समझ रहे हैं सर? मैं आगे आगे आपको और एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से एक कंपनी के डेवलपमेंट में, एक बिजनेस के ऑथेंटिसिटी में सीए सीएमए का रोल रहता है, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जब बात आ रहा है या कंपनीज एक्ट का यूज का बात हो रहा है, उस पर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। बड़े बड़ी कंपनीज में, छोटा मोटा कंपनीज में तो सीए ही हर रोल प्ले कर देता है। सीएमए भी अगर रहेगा तो वो भी काफी सारा रोल प्ले कर देता है। बट हाँ, जहां पर सीएस का साइन का जरूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, वो सीएस को ही करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे आगे एप्लीकेशन बताऊंगा, वो भी लॉ का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा ना समझे कि हम सीए पढ़ रहे हैं तो हमको सीएस के बारे में जानना नहीं है, या फिर कोई अगर ऐसा सोचे कि हमको सीएस पढ़ना है, हमको चार्टर्ड के बारे में जानना नहीं है। सब, क्योंकि एक कंपनी में तीनों का रोल प्ले होता है, तो सब कोई मिल के काम करते हैं, अलग अलग नहीं करते। समझ रहे हैं सर? जैसे देश में पुलिस भी होते हैं, मिलिट्री भी होते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ भी होते हैं, बीएसएफ भी होते हैं, लेकिन सबका काम सुरक्षा देना। सिमिलरली सीए भी होते हैं, सीएस भी होते हैं, सीएमए भी होते हैं, पर सबका काम क्या है? कंपनी का, बिजनेस का डेवलपमेंट करना। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। कोई किसी का एनिमी नहीं है सर, सब एक दूसरे का क्या है, सब एक दूसरे का कोऑपरेटिव है, ठीक है, मैंने मिल के काम करते हैं, लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। समझ में आ रहा है सर? इसलिए देखो यहाँ पर क्या बात किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंप्लीफाई रेगुलेशंस एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, उसको ठीक ठाक से पालन करना, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है बिजनेस के प्रति वो बढ़ाना। क्योंकि इन्वेस्टर पैसा डालेगा तो बिजनेस को कैपिटल मिलेगा, बिजनेस को कैपिटल मिलेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस पे, वो इन्वेस्ट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, है ना। ये जो आप लोगों को, अगर कल आप सीएस पास कर जाते हो, सीएमए पास कर जाते हो, तो आपको नौकरी नहीं चाहिए। चार्टर्ड पास कर जाते हो, नौकरी नहीं चाहिए, तो आपको मिनिमम 10 लाख का नौकरी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो आपको मंथली 1 लाख सैलरी देगा, उसके लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए कंपनी के पास बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो आपका जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? कहाँ से क्रिएट होगा आप बताओ? बिजनेस नहीं होगा तो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? ये जो हम लोग चारों तरफ नारा लगाते हैं चाकरी चाय करके,
चाकरी चाहिए, चाकरी बनाने के लिए तो बिजनेस डेवलप होना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ जा चाकरी कहाँ करोगे? हवा में, हवा फूकने का चाकरी मिलेगा नहीं ना। तो बिजनेस में पैसा होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यही सोल्यूशन है, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। इसलिए एक ऐसा लॉ बनाओ, एक लॉ क्या है, एनवायरनमेंट को प्रॉपर बनाता है। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है सर। ये है कंपनी लॉ का मेन पर्पस। किसी भी लॉ का पर्पस वही होता है, लेकिन कंपनी लॉ का पर्पस कंपनी रिलेटेड, ठीक है। 10 द एनैक्टमेंट मेक्स अवर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी माने आज के हिसाब से, जो जरूरत के हिसाब से है उसके हिसाब से आपको नियम कानून डेवलप करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी डेवलप है, हमें बस इसको पढ़ना है और यूज करना है। ये जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशंस है, ये सेक्शन 1 में बोला गया। मतलब कंपनीज एक्ट का एकदम पहला सेक्शन जो सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, डील्स विद द टाइटल ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट। माने कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट कहा जाता है सेक्शन 1 के कारण। बात समझे ना सर। फर्दर सेक्शन जो भी और भी सेक्शंस है वो क्या डील करते हैं? फर्दर सेक्शन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इट सेज दैट द एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। क्या बताते हैं कि कंपनीज एक्ट पूरे देश में एप्लीकेबल होगा। सर ये क्या बात है, देश का नियम है तो देश में ही अप्लाई होना चाहिए, इसके लिए होल ऑफ इंडिया बोलने का क्या जरूरत है? क्या सर क्वेश्चन क्वेश्चन जायज है कि नहीं है? देश का नियम है। जैसे मानो तुम्हारे घर में कोई नियम बन रहा है, तुम्हारे लिए अलग नियम, तुम्हारे बहन के लिए अलग नियम, तुम्हारे भाई के लिए अलग नियम, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। हाँ हो सकता है कि कोई स्पेशल रीजंस हो, वो अलग बात है, लेकिन जब जनरल रूल बनेगा तो सबके लिए सेम रूल बनेगा। रवि पकड़ लिया पॉइंट ठीक है। कश्मीर इशू, ठीक है। कश्मीर के लिए हमारे देश में हमेशा से एक स्पेशल प्यार मोहब्बत का रिलेशन है। मैंने देश ने कश्मीर को ऐसा स्पेशल स्टेटस दिया, ऐसा स्पेशल स्टेटस दिया कि पाकिस्तान उसको अपना मानने लगा। किसने किया? सर कंट्रोवर्शियल बातें हैं सर, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ने किया। आप समझ सकते हो किसने किया होगा, नाम भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती हमारे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का प्रॉब्लम है। इन्होंने कश्मीर का इशू को इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया कि वो आज भी हम लोगों को तकलीफ में डाल दिया। आप बोलोगे सर कश्मीर पे इशू के साथ बंगाल का इशू का क्या रिलेशन है? मन में सवाल है। हम तो बंगाली है, हम तो बंगाल में रहते हैं, हमारे कश्मीर के मुद्दा के साथ क्या रिलेशन है? नॉर्मल बंगाली को पूछो नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में क्या कर दिया पता है? हमें क्या लेना देना भाई, हम बंगाली लोगों का क्या प्रॉब्लम है? जो बंगाल का नॉर्मल लोग, कोई भी स्टेट का लोग हो, समझ लो बात। अरे भाई बहुत लेना देना है, देश का जो पैसा आता है ना, देश की सुरक्षा में खर्चा हो जाता है। आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता, सारा पैसा कश्मीर लेके जाते हैं, वहां के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में चले जाते हैं। देश का टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में, चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने में, और चीन पाकिस्तान का लड़ाई तो फिर भी समझ सकते हैं, बॉर्डर में लगा देंगे लड़ाई कर लेंगे, लेकिन अंदर का लड़ाई, उसके लिए आपको डबल डबल खर्चा करना पड़ रहा है। उसका क्या, वो हिस्सा बाकी स्टेट को मिलता, डेवलपमेंट बाकी जगह में होता। तो कश्मीर का मुद्दा नहीं है, कश्मीर का मुद्दा देश का मुद्दा है। ये हर एक स्टेट को, हर एक बंगाली को, हर एक उड़िया को, हर एक बिहारी को, हर एक राजस्थानी को, सबको समझना चाहिए। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? अब ये 370 हटाया गया, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देके 370 सेक्शन देके कश्मीर में एक अलग संविधान, देश का संविधान अलग है, कश्मीर का संविधान अलग है, फिर भी कश्मीर हमारा है। वाह, ये कैसा हो सकता है? अगर तुम आजादी का काफी सारा हिस्ट्री देखोगे तो कश्मीर हमेशा भारत का ही पार्ट बनना चाहा, ये वहां का कुछ लोकल पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी सब मिलजुल के एक कॉन्स्पिरेसी बनाया, और हमारा प्रधानमंत्री भी मैनेज नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया। आप लोग सरदार पटेल को जानते हो, जो भारत का पहला राष्ट्रपति था, माने बेसिकली होम मिनिस्टर था। ऐसे और भी जगह में प्रॉब्लम था, जैसे हैदराबाद में निजाम का रूल था, वहां पर प्रॉब्लम था, वो भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जूनागढ़ बल्कि गुजरात में एक राजा का जगह था, वहां पर भी प्रॉब्लम था। सर ये गोवा सारा में भी प्रॉब्लम था।
गोवा में प्रॉब्लम था, सिक्किम में थोड़ा सा इश्यूज था, ऐसे और भी छोटा छोटा बहुत सारा राज्यों का इश्यूज था जो अपना डिनेस्टी छोड़ना नहीं चाहता था, भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। लेकिन इस तरह से देश थोड़ी बनेगा, सब बोलेगा मैं अलग हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। तो सरदार पटेल को इसलिए आयरन मैन कहा जाता है, वो सारा मुद्दा देख लिया। नेहरू जी को सिर्फ, नेहरू जी खुद कश्मीरी है, पंडित है, ठीक है, तो नेहरू बोला मैं कश्मीर का हूं, मैं कश्मीर का इशू देख लूंगा। तो ऐसा देखा कि आज भी झेल रहे हैं। अभी तो रिसेंटली बहुत शांति हुआ है, मैं रिसेंटली जाके भी आया हूँ, ठीक है, ये कुछ सालों के अंदर मैं जाके भी आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कि क्या डेवलपमेंट है। इवन लोकल लोगों से बात भी किया, उनके मन का भावना को भी समझने का कोशिश किया, ठीक है, तो काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। वो लोग भी समझ रहे हैं, मैंने उनका क्या किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ था, वो लोग खुद भी बोल रहे हैं कि हम लोग फंस गए थे। लेकिन हाँ, हम लोग धीरे धीरे भी समझने का कोशिश कर रहे हैं। इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब मेंटेलिटी चेंज होने में लोकल लोगों का, बट हो जाएगा, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अब बात क्या है कि कश्मीर में जैसे आप लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुने हो, जो बीजेपी का माने फाउंडर मेंबर है, जिन्होंने संविधान में ये सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाया था कि एक देश में दो विधान, दो विधान माने दो रूल, एक देश में दो निशान माने दो झंडा, और एक देश में दो प्रधान माने दो प्रधानमंत्री। कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग, भारत का प्रधानमंत्री अलग। देश का हिस्सा होके ये एक ही देश में तीन तीन अलग अलग चीज नहीं हो सकता, माने एक एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं होना चाहिए। तो फिर ये इंटीग्रल इंडिया या फिर एक सोवेरेन कंट्री का प्रमाण नहीं है। तो फिर ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना जान भी गंवा दिया। हम लोग को इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हुआ क्या, उनका बॉडी नहीं मिला, उनका बॉडी नहीं मिला, ये सब हम लोगों से छुपाया गया सर। अलग बात है, आप लोग सोचो कि सर हम बीजेपी का प्रो बीजेपी बात कर रहे हैं, आप इतिहास ओपन करके देख लो, मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं देश का बात कर रहा हूँ। कल कोई दूसरा पार्टी आएगा, वो भी देश का बात करे, हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। मेरे को ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कोई झंडा थोड़ी, मैं टीचर हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, झंडा का मैटर नहीं है, पर्सनली मत लेना सर। मैं आपको ये रूल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये होल ऑफ इंडिया वाला बात लॉ में हम लोग जब पढ़ते थे ना, हर केस में लिखा रहता था एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट कश्मीर, हर केस में लिखा रहता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग जब पढ़ते थे बहुत गुस्सा आता था मुझे, मन ही मन में एक खराब लगता था कि क्यों भाई एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर क्यों, मन में सवाल होता था। फिर सोचते थे, मैंने फिर भी मेरे मन में क्या है, मैं थोड़ा सा बेबाक, मतलब क्या मतलब मैंने बाकी टाइप का हूँ, मैंने मन में एक प्रोटेस्ट चलता है कि क्यों ऐसा क्यों। लेकिन कुछ लोग है भाई, रूल है, पढ़ना है पढ़ो भाई, पास करना है, तुमको क्या लेना देना। मेरा दोस्त लोग बोलता था, अरे तुम लोग ना समझ नहीं रहे हो, बात पास फेल का नहीं है और बात इसका नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है। अब तब राजनीति में सब तो कांग्रेस का जमाना था, कम्युनिस्ट लोगों का जमाना था, कोई ये सब मुद्दा छेड़ता ही नहीं था, शांति बना के रखना है, एडजस्टमेंट, ये शांति का फल है। चलो सर, इसलिए मैं बोला बीच बीच में थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएगा, बट मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। देखो, ये पढ़ाई मेरे को करने के लिए बाध्य करता है। नहीं, आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए ना कि सर अगर देश एक है तो फिर होल ऑफ इंडिया बताने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट आप लोग पढ़ोगे होल ऑफ इंडिया, ये आप लोगों का खुशकिस्मती है। समझ रहे हैं सर? हाँ, ये खुशकिस्मती है, मतलब किस जनरेशन में आप लोग हो, किस समय में आप लोग हो, आप इसका मतलब इसका प्राउड लग रखो और इसका मतलब इसका पावर उठाओ। गोल्डन पीरियड में हो सर आप लोग। हम, मैं भी हूँ, मैं कोई बुढ़ा नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट टाइम पे जब पढ़ाया जाता है ना, वो ज्यादा दिमाग में रह जाता है लोग, ठीक है। तो आप लोग गोल्डन पीरियड में पढ़ाई कर। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाई द डेट ऑफ कमेंसमेंट, चलो कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाते हैं। The section also specify the date of commencement of this act. Accordingly, this section shall come into force at once, and the remaining provision of this act shall come into force on such that as central government may, by notification in the official gazette, appoint and different dates may be appointed by different provisions of this act, and any reference in any provisions to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into the force of the provisions. The section furthermore states of the applicability of the act, the provision of this act shall may apply to companies incorporated under this act or under any previous company law. मतलब क्या है सर? मतलब है कि ये जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, अब चलो देश का मुद्दा हो गया, ये सब बाहर आ जाओ, अब बिजनेस में बात करेंगे, कंपनी में बात करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला कि ये जो कंपनीज एक्ट है, ये देश के सारे कंपनीज के ऊपर लागू होता है। अब क्या बोला, एक पॉइंट बोला सर, द सेक्शन फर्दरमोर स्टेट दैट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट
और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब ये है सर कि आज के डेट में देश में जितना कंपनी बन रहा है वो ऑब्वियसली 2013 एक्ट के हिसाब से ही बन रहा है। इवन 2013 से जितना कंपनी आया सब 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बना। लेकिन भारत में आज जितना कंपनी है, इवन आप स्टॉक मार्केट में ही 7,000 कंपनी लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी तो लाखों है सर। तो क्या सारा कंपनी 2013 एक्ट में बना है? नहीं, सब पुराने एक्ट में बना है। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो पुराना एक्ट, हाँ 1956, इवन जैसे मानो टाटा, टाटा तो 1907 में बना है, ब्रिटिश जमाने में बना है। उनका इनकॉर्पोरेशन ब्रिटिश जमाने में, आईटीसी, बिरला का कंपनी। आज महात्मा गांधी कांग्रेस को लीड ही नहीं कर सकता था अगर बिरला ना होता। भारत की आजादी में कांग्रेस को जो सपोर्ट मिलता था पैसा का, वो बिरला से मिलता। तो समझेगी नहीं कि बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए, फंडिंग। आज भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना प्यार मोहब्बत का फंडिंग मिलता है, जो जिसको पसंद करता है फंड देता है। ऑब्वियसली आज बीजेपी को ज्यादा लोग प्यार करते हैं, उनको फंडिंग ज्यादा मिलता है। बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है वो बीजेपी के साथ है, कभी कांग्रेस के भी साथ था। तो पॉइंट ये है सर, उस जमाने का जो भी कंपनीज है ना, वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर अगर देश के अंदर है तो उनके लिए भी ये एक्ट लागू हो जाता है। सर ये बोलने का जरूरत था क्या? मैंने फिर से, हाँ टाटा पुराना है तो क्या हुआ, इंडिया का कंपनी है तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। सर लॉ के अंदर ना, अगर एक बात लॉ नहीं बोलता है, उसी बात को लेके क्या करेगा, लूप हॉल निकालेगा। वो क्या बोलेगा पब्लिक, मानो कि जो जिसको गलत करना है वो उसी पॉइंट को, कहाँ लिखा है लॉ में कि जो कंपनी 1907 में इंडिया में बना है उसके लिए भी 2013 एक्ट लागू होता है। फिर इस बात को लेके कोर्ट में केस बन जाए। देखो कहीं पर भी लिखा नहीं है कि 1907 या 1956 में कंपनीज जो बना है उसके ऊपर भी 2013 एक्ट लागू होता है। सर ये माने सिंपल बात है, लेकिन तुम लिखोगे नहीं ना, इसी बात का फायदा उठाएगा जिसको गलत करना है, फिर लिखना पड़ता है। और ये सिली सिली बात भी पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हैं सर? ये जो सिली सिली बातें हैं ना सर, मैंने बोका बोका बात है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लॉ ने इसलिए इसको बोलता है। तो इसलिए देखो इसका एग्जाम्पल भी दिया है, बोका बोका क्वेश्चन है, फिर बोका बोका आंसर भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ABC Limited was incorporated in 1/1/1972 under the Companies Act 1956. So the Companies Act 2013 shall also be applicable on ABC Limited. तो जो 1972 में बना है उसके ऊपर भी 2013 एक्ट एप्लीकेबल होगा, बिकॉज 2013 एक्ट करंट कंपनीज एक्ट है। 1972 के टाइम में 1956 वाला एक्ट चलता था, फिर ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी लागू होगा, ये बताना पड़ रहा है। अच्छा इसमें कुछ बातें हैं सर। इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. सर ये क्या बात हो? Insurance companies except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or Insurance IRDA Act 1999. सर इसमें आपको कुछ बात समझना पड़ेगा, सिर्फ इंश्योरेंस का मैटर नहीं है, बैंकिंग का भी मैटर है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी मैटर है। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। देखो इसके अंदर आपको जो चीज समझना पड़ेगा वो ये है कि सर कंपनीज एक्ट हमारे देश को चलाने के लिए सिर्फ एक एक्ट नहीं है सर, बहुत सारा चीजों के लिए बहुत सारा एक्ट है। लेकिन सर हर एक एक्ट एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके भी चलते हैं और अलग अलग भी चलते हैं। सर कैसे? जैसे मानो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मानो मैं लिखता हूं HDFC बैंक, ठीक है, या SBI भी लिख सकता था, जस्ट ऐसे ही मन में HDFC आया तो मैं बता दूं। HDFC क्या है सर? एक बैंकिंग कंपनी है, पॉइंट बी नोटेड सर, ये एक बैंकिंग कंपनी। अच्छा इसका कर्ता धर्ता विधाता कौन है आप लोग बताओ? माने ये जो HDFC बैंक हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ये लोग जो चलता है इसका रूल्स रेगुलेशंस कौन तय करता है? इनका दो लॉ है सर, एक लॉ है बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, और एक है जो कर्ता धर्ता विधाता वाला, दैट इज RBI एक्ट। नाउ पॉइंट ये सर, HDFC बैंकिंग लॉ के हिसाब से इन दोनों रूल को फॉलो करता है क्योंकि वो बैंक है। HDFC का लाइसेंस अगर अगर किसी को बैंक, आज के डेट में अगर किसी को बैंक बनाना है तो वो पहले कंपनीज एक्ट के तहत जाएगा कि पहले RBI या बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत जाएगा? क्या लगता है?
आरबीआई या बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत जाएगा। पहले वो बैंकिंग रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को फॉलो कर पाएगा कि नहीं, वो आरबीआई तय करेगा। जैसे पेटीएम, पेटीएम आया था तो वॉलेट सिस्टम के लिए, है ना, लेकिन पेटीएम अभी देखो पेमेंट बैंक है। क्या बैंक है सर? पेमेंट बैंक है। तो पेटीएम को ये पेमेंट बैंक का लाइसेंस कौन दिया? आरबीआई ने दिया। अगर ना देता, नॉट जस्ट पेटीएम, इवन फोन पे भी एक पेमेंट ऐप की तरह काम करता है, गूगल पे भी करता है, ये सब आरबीआई रजिस्टर्ड के हिसाब से काम करता है। अगर आरबीआई इनको परमिशन ना देता तो हम लोग इस तरह का यूपीआई ट्रांजैक्शन ना कर पाता। समझे कि नहीं? तो माने अगर आप बैंकिंग कंपनी चला रहे हो तो आपके ऊपर बैंकिंग लॉ लागू होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने जब आता है कंपनीज एक्ट, कब आ जाएगा? जब आपका, जैसे मैं अभी एचडीएफसी बैंक से निकल के एचडीएफसी बैंक शेयर प्राइस देखूंगा। अच्छा, जब मैं शेयर प्राइस का बात कर रहा हूं तो क्या मैं बैंकिंग रूल्स रेगुलेशन दिमाग में रखते हुए कर रहा हूं? तब मेरे लिए ये कंपनी है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसमें मैं पैसा लगाऊंगा, इसके साथ बैंकिंग रूल्स रेगुलेशंस का मेरा कोई लेना देना है? अच्छा मेरा छोड़ो, जो भी बड़ा कंपनी इस कंपनी में पैसा लगा रहेगा तो वो क्या बैंकिंग रेगुलेशंस आरबीआई एक्ट देख के लगाएगा? हाँ, लगा सकता है, लेकिन ये क्योंकि ये कंपनी है, एचडीएफसी बैंक एक कंपनी है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कंपनी के तहत ना। वो बैंक है पर वो बैंक के साथ साथ कंपनी भी है। तो जब वो कंपनी है तब उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लागू होता है। नहीं समझे? वो बैंक है, उसके लिए बैंकिंग रूल है, लेकिन साथ में वो कंपनीज भी है, तो उसके लिए ऊपर कंपनीज एक्ट भी लागू होता है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर किसी पॉइंट में ऐसा हो जाए कि कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट कुछ बोलता है, मतलब दोनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, तो एचडीएफसी किसको फॉलो करेगा? कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा कि बैंकिंग रूल्स को फॉलो करेगा? बैंकिंग। वेरी गुड सर, कॉमन सेंस में आपने सही जवाब दिया, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो बैंकिंग है, बाद में वो कंपनी है। बात समझे कि नहीं? अगर कहीं पर भी कंपनीज एक्ट के साथ बैंकिंग रूल्स का कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको बैंकिंग रूल को फॉलो करना चाहिए। ऐसे केसेस में ये चीज गवर्नमेंट लेवल में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मैटर हो जाता है। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, पर अगर कोई इश्यूज आ जाता है, कोई न्यू इशू, इससे पहले ये चीज डिस्कशन हुआ ही नहीं था, तो फिर वो बोर्ड में डिस्कशन होगा, फिर जरूरत पड़ने से बैंकिंग रेगुलेशंस में भी चेंजेस लाया जा सकता है या कंपनीज में भी चेंजेस लाया जा सकता है। इसीलिए ये बात यहाँ पर कहा सर। अच्छा, ये मैं बैंकिंग में बात किया, अब मैं आपको एक कंपनी के बारे में बात करता हूँ। आप लोग नाम भी जानते हो, सीएसी लिमिटेड, ठीक है। सर सीएसी क्या है? सर ये कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, ठीक है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये कोलकाता में इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, ठीक है। इस एरिया में ये डब्ल्यूपीएसी है, ये कलकत्ता इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर पे लेकटाउन में सीएसी चलता है। सर आपको कैसे पता? अरे सर मैं पूरा कोलकाता में रहा हूँ, छोड़ो सर। अच्छा, तो सीएसी का जो जहां जहां सीएसी है वहां वहां कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का है। अच्छा, ये क्या करता है? सर ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। क्या करता है? घर घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, जानते हो? इसका शेयर का दाम है 143 टका। सर मैं शेयर लेने या बेचने में नहीं बोल रहा हूँ अभी, मेरा शेयर का दिखाने का एक ही पर्पस है कि ये कंपनी है बोल के इसका शेयर है, इसका शेयर है तो हम मार्केट में ट्रेडेबल भी है, तो आपको जानकारी मिल रही है, इसलिए आपको अट्रैक्शन भी हो रहा है, अच्छा लगेगा, याद रहेगा। पढ़ाने के टाइम पे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इसके ऊपर पहले इलेक्ट्रिसिटी लॉ लागू होता है, ये बाद में कंपनी है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ कंपनी सॉफ्टवेयर कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो इसको इलेक्ट्रिसिटी को पहले पूछना चाहिए, फिर वो कंपनी के साथ डिस्कस करेगा। इसीलिए लॉ में यहाँ पर जो पॉइंट बताया, इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? इस पॉइंट का मतलब होता है एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये तो समझ गए, बट यहाँ पर बोलता है इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। अच्छा, मैं बैंकिंग बोला, इलेक्ट्रिसिटी बोला, बैंक और इंश्योरेंस का भी बोला नहीं ना। अच्छा बोल देते हैं, चलो। इंश्योरेंस का एक का नाम तो लेना ही चाहिए, LICI, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये LIC का शेयर भी है, ऐसे ये बहुत रिसेंटली शेयर मार्केट में आया। तो इस बहुत सारा एग्जांपल है, SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस ही है जो पूरा पैसा ले लेता है लोगों का।
पॉइंट क्या है सर, इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक मार्केट में तो हम लोग इसका शेयर देख पा रहे हैं, लेकिन LICI खुद अगर तुम LICI को देखो तो ये किस रूल के हिसाब से चलता है, ये इंश्योरेंस रूल के हिसाब से चलता है। उस रूल का नाम है सर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। किसी किसी केस में ये सब लॉ पढ़ना पड़ता है, अभी तो जरूरी नहीं है, जब आप और डिटेल्स में जाओगे तो ये लॉ भी पढ़ने का जरूरत पड़ सकता है। इवन किसी किसी केस में अलग से अकाउंट्स भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स का अलग नियम है, इंश्योरेंस का अलग नियम है, तो वो नियम के बेसिस में अकाउंट्स भी करना पड़ता है, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल में एंड CMA लेवल में ये अकाउंट्स भी करना पड़ता है। CS को इतना अकाउंट्स में जोर नहीं दिया जाता, समझ रहे हो सर, जिसका जो एरिया है उस हिसाब से उनको फोकस किया जाता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, सर वही पॉइंट है कि जहां दोनों लॉ एक दूसरे के साथ इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, वहां पर मेन लॉ उनका सामने आ जाएगा, तब वहां पर कंपनीज एक्ट लागू नहीं करेंगे। बात समझे कि नहीं सर? तो इसलिए देखो यहाँ पर 3-4 और भी अलग अलग लॉ आ गया। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े थे कि कहाँ कहाँ कंपनीज एक्ट लागू करना है, ऐसे तो कंपनीज एक्ट हर एक पुराने कंपनीज लॉ के ऊपर लागू ऑटोमेटिक हो जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन जहां पर दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन दो दो अलग अलग एक्ट के तहत मार्केट में चल रहा है, तब वहां पर अगर इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाएगा तो फिर वहां पर थोड़ा सा सोचने वाला मैटर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बीच में थोड़ा टच करते रहना चाहिए, तो फिर ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी समझ में आ गया, मतलब ये सारा एक ही केस है, चाहे BR एक्ट माने बैंकिंग रेगुलेशंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी माने इंश्योरेंस के साथ, इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, हाँ মানে একই কথা, মানে ধর একটা কোম্পানি যেমন ধর LIC একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ঠিক আছে, তো LIC যদি একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হয় তাহলে ওর জন্য লাগু কোন অ্যাক্ট হয়, ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট হয়, যেটা 1999 IRD অ্যাক্টে বলা আছে। কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হওয়া সত্ত্বেও সে শেয়ার মার্কেটে লিস্টেড, তাহলে ও একটা কোম্পানিও, তাহলে ওর উপরে কোম্পানির নিয়ম লাগু হয়। তাহলে যখন কোম্পানির নিয়ম আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিয়মে কোনো প্রবলেম হবে তখন ও কাকে ফলো করবে, আগে ইন্স্যুরেন্সকে ফলো করবে, তারপর ওটা একটা ডিসকাশনের ম্যাটার হবে, তারপর রুলটা লাগু হবে। समझ में आया ना सर बात? हाँ, बस यही बात, माने ऑटोमेटिकली लागू होगा ऐसा नहीं है ऐसे केसेस में। जैसे नॉर्मल केस में क्या हुआ, कोई मानो 1956 कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी बना था, ऐसे बहुत कंपनी 1956 में ही बना है। आज हमारे देश में जितना कंपनीज हम देखते हैं, ज्यादातर तो 1956 वाला ही कंपनीज एक्ट फॉलो करता है। ठीक है, कुछ कंपनीज आजादी से पहले बना है, तो उनका पुराना और भी पुराना लॉ है जब जिस टाइम पे बना था, फिर देश आजाद होने के बाद उनके ऊपर जो करंट लॉ है वो भी लागू किया गया, और अभी 2013 आ गया, 2013 लागू हो जाता है। लेकिन जब कोई एक साथ दो दो अलग अलग टाइप ऑफ बने, इसका बिजनेस अलग है लेकिन वो साथ में कंपनी भी है, तो वैसे सिचुएशंस में क्या करना है वही चीज आपको यहाँ पर थोड़ा बताया जाता है। सर जो लोग ऑनलाइन में हो बताओ मुझे थोड़ा, आप लोगों को बात समझ में आया सर सबको? यस सर। हाँ यस सर। सबाई, ओके सर, यस सर। ओके सर, ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई एक्ट, स्पेशल एक्ट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ला रहा है, स्पेशल एक्ट में, स्पेशल एक्ट, स्पेशल क्या है, रूल नहीं है, गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट बना के बोल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी सिमिलर चीजें होते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे मानो एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माने हमारे देश में जो खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो राशन सिस्टम, पब्लिक को जो खाना देते हैं, या फिर जैसे मानो ये जो राशन सिस्टम चलता है, ये सारा मैटर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI क्या करता है, हाईवे बनाता है सर। ये जो हम लोग हाईवे में चलते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव पे चल, ठीक है, तो ये लॉन्ग ड्राइव पे चल इनका क्रेडिट है सर। ठीक है, अभी हाईवे बनाने का मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी साहब। ठीक है, गजब इंसान है सर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है और इनोवेटिव सोचता है, गजब गजब सोचता है। ठीक है, इनका सोची लेवल ही अलग है। मतलब हाईवे का डेवलपमेंट चालू किया था प्राइम मिनिस्टर जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने हाईवे को मेनली स्टार्ट किया था कि इंडिया में हाईवे जबरदस्त होना चाहिए। पर उनका विजन को अगर किसी ने टॉप लेवल में लेके गया तो वो अनडाउटेडली नितिन गडकरी है। मैंने इतना अच्छा, मैंने मोदी जी के कैबिनेट में हर मिनिस्ट्री में बदलाव आया है, एक मिनिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं है, दैट इज हाईवे मिनिस्ट्री, मैंने ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री। और नितिन गडकरी शुरू से है, अभी भी है, इवन कोई बात भी नहीं करता कि नितिन से ये छीना जाए। उल्टा रेलवे के लिए बोला जाता है कि भाई नितिन जी को रेलवे भी दे दो, वो रेलवे को भी अलग करके दिखा देगा। माने वो सिर्फ बनाता ही नहीं है, रेवेन्यू भी बना के दिखाते हैं। मैंने देखो सिर्फ पैसा होने से, खर्चा करने से नहीं होता, वहां से इनकम भी करना पड़ता है।
क्योंकि चैरिटी से देश नहीं चल सकता, चैरिटी से पॉलिटिक्स चल सकता है, चैरिटी से मंदिर चल सकता है, पर अगर आप प्रॉफिटेबल हालत में नहीं रहोगे ना, बिक जाओगे। जैसे कि श्रीलंका डूबा है, श्रीलंका के चाइना के कर्जा में, पाकिस्तान डूबा है चाइना के कर्जा में, कर्जा समझते हो ना, लोन। काफी सारे अफ्रीकन नेशंस है, चाइना इतना लोन का बार्डन दिया है, अभी मालदीव भी डूबेगा, और बड़ा बड़ा बोलचाल कर रहे हैं ना, वो भी डूबेगा। तो चाइना के पास गया है ना पैसा लाने के लिए, कुछ दिन बाद अगर पैसा पेमेंट नहीं कर पाएगा ना, फिर चाइना बोलेगा दे दो हमको मालदीव, फिर सब चाइना का हो जाएगा। ये भगवान, जो भी हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटसेट्रा, इनका क्या है, इनके लिए भी कॉर्पोरेट लॉ का जो भी नियम है वो लागू हो जाता है। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन इनके भी लागू होता है। The term except in so far as shall mean excluding to the extent of, that is if any provisions of Companies Act is inconsistent with any of the provisions of other act, जैसे मैं आपको बता रहा था, like Insurance Act, BR माने Banking Regulations Act, Electricity Act, etc., to which the company is regulated, that company shall comply with the provisions of respective act to which it is governed and regulated by। ठीक है, जो मैं आपको इतना देर से समझाने का कोशिश कर रहा था। नाउ पॉइंट क्या है सर, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो बातें करते करते बहुत कुछ हो गया। टाइटल, टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, मतलब मेन क्या है टॉपिक है, कंपनीज एक्ट 2013। कहाँ तक एक्सटेंड फैला हुआ, कहाँ तक है, पूरे भारत में। कमेंसमेंट कब हुआ है, सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस डिफरेंट डेट में बाद में आया, वो डेट भी नोट्स में है और आप लोगों में भी शॉर्ट नोट में लिखा है। एप्लीकेशंस कहाँ है, कंपनीज में है, कंपनीज बने जो कंपनीज एक्ट के तहत है उनके ऊपर तो लागू है ही, साथ में इंश्योरेंस कंपनीज में भी लागू होता है, बैंकिंग कंपनीज में भी लागू होता है। चल रहा है, चला गया, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में भी लागू होता है ना, कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट में भी लागू होता है। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एंटिटी को बोल देते कि भाई इनके ऊपर भी लागू करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करके, तो उन्हें के ऊपर भी लागू करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। तो ये था पूरा सेक्शन 1 कह दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, सेक्शन 1 किस लेवल में बात कर रहा है। फिर आ जाते हैं डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन माने जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, पहुंच ही नहीं पाया सर डेफिनेशन तक, इतना इधर उधर का बात चल रहा है। कोई बात नहीं सर, शुरू शुरू में मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि एक बार आप लोगों का बेस बन जाए ना, फिर आगे का चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन लेवल में थोड़ा धीमा चलता हूँ। धीमा चलना माने क्या, थोड़ा मैं ज्यादा एग्जाम्पल यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, डेफिनेशन के बारे में कहाँ बताया गया सर, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में अलग अलग डेफिनेशन दिया गया कि भाई ये डेफिनेशन है एज पर कंपनी रूल। अच्छा, डेफिनेशन से क्या लेना देना, लेना देना है आपको अभी पता चलेगा। सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ डेफिनेशन सेक्शन। इट प्रोवाइड्स वेरियस टर्मिनोलॉजी, मैं बता रहा था ना, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द एक्ट, माने इस एक्ट के अंदर कितना अलग अलग शब्द यूज किया गया है, शब्द माने टर्म्स, ठीक है, डेफिनेशनल सेक्शंस, क्लॉजेस, क्लॉज क्या है, लॉ को पढ़ने का एक तरीका है, मैं आगे आगे बताऊंगा, ठीक है, सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, तो लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है। ये कुछ नहीं सर, जैसे आपकी किताब में कोई भी किताब, पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कौन से पेज में क्या है, ठीक है, या फिर किस पेज के किस पॉइंट में कौन सा बात लिखा हुआ है, ऐसे होता है ना किताब में। जैसे किताब लिखने का एक तरीका है, वैसे लॉ को भी लिखने का एक तरीका है, उसको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, चैप्टर, इस तरह से बोला गया है, और कुछ नहीं। लेकिन सर हमें क्या सेक्शन सबसेक्शन याद करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। मुश्किल यही हो जाता है, समझ सब लेते हैं लेकिन सेक्शन सबसेक्शन में ज्यादातर लोग दिल को चोट पहुंच जाते हैं, इतना कैसे याद करें। लेकिन अगर देखो सर, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल के एग्जाम के लिए आपको सेक्शन याद करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। जितना अच्छे से सेक्शन के साथ लिख के आ पाओगे उतना अच्छा मार्क्स कैरी होगा। मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें आपको आदत करा दूंगा, और फिर जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आदत ठीक होता जाएगा। ठीक है, मेहनत लगता है सर हर चीज में, और मेहनत का फल मीठा भी होता है सर। अच्छा,
अच्छा, definitional section or clauses are known as internal aids to construction and can be immense help in interpreting the constructing the enactment or any of its parts. According to clause 95 of the section 2, words and expression used and not defined in this act but defined in SEBI Act, SEBI नहीं, Security Contract Act. Sir, ये कहाँ से फिर से दूसरा एक्ट आ गया? डोंट वरी, बात को सुनो। मैं अभी आपको शेयर मार्केट के बारे में बता रहा था, दिखा रहा था ना अलग अलग कंपनीज का शेयर के बारे में, क्योंकि ये जितना एक्ट है, ये जो कंपनीज एक्ट है, जब भी कोई लोचा होता है बड़ा कंपनी के ऊपर ही होता है, छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी के साथ गवर्नमेंट नॉर्मली लगता नहीं है। क्यों? ऐसे ही बेचारा मेहनत करके बिजनेस बनाया है, अगर बात बात में उनके पीछे लगेगा फिर वो बंदा बिजनेस कैसे करेगा? इसलिए छोटा छोटा केस को गवर्नमेंट थोड़ा इग्नोर करने का कोशिश करता है। ऐसे वो चाहे तो छोटा बिजनेस के साथ भी रूल्स रेगुलेशंस टफ करके बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादातर केस में देखना जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 100 करोड़, हजार करोड़ का बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस को ज्यादा टफ बनाने का कोशिश करते हैं। अब जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है ना सर, तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लागू होता ही है, साथ में उनके ऊपर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू होता है, या फिर सेबी एक्ट भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में जो रूल्स रेगुलेशन चलता है ना, जैसे मेरा सुबह सुबह शेयर मार्केट का क्लास चलता है, तो ऐसे शेयर मार्केट क्लास में मैं रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा पढ़ाता हूँ जिनको सिर्फ शेयर मार्केट में जॉब करने जाना है। बाकी जो लोग, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहे हो या फिर जो लोग सीएसीएमए पढ़ रहे हो, आप लोगों को सीएसीएमए को फाइनल लेवल में पढ़ना पड़ता है, और कंपनी सेक्रेटरी वाले को एग्जीक्यूटिव लेवल में ही पढ़ना पड़ता है। क्या लॉ का नाम क्या है? सिक्योरिटी लॉ या सेबी लॉ। ठीक है, सब्जेक्ट है आप लोग का। तो वो सिक्योरिटी लॉ या सेबी लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा शेयर मार्केट है उसको देखभाल करने के लिए एक अलग लॉ है। अच्छा, वहां पर कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट सारा बात करने करने का उनको उतना एबिलिटी नहीं हो रहा है। कंपनीज एक्ट सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करने का जो ताकत है वो कंपनीज एक्ट में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट अलग से एक सेबी लॉ बनाता है। फिर उस लॉ के तहत ये जो इन्वेस्टर पैसा डालते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये सारा मैटर सेबी लॉ के अंदर आ जाता है। और पहले सेबी लॉ नहीं था, पहले हमारे देश में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, 1956 में ये भी आया था। उसके बाद उसका एक मॉडर्न वर्जन 1992 में सेबी लॉ है। ठीक है, ये इसके ऊपर तो मैं बहुत बात करूंगा सेबी लॉ के ऊपर। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जब कंपनीज लॉ को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारा डेफिनेशंस है जो शायद कंपनीज एक्ट डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है कि सेबी लॉ या सिक्योरिटी लॉ में पुराना बोला हुआ है, तो गवर्नमेंट कई कई बार उसका डेफिनेशंस को भी यहाँ पर यूज कर लेगा, क्योंकि बात एक ही है, तो वही बात यहाँ पर कर रहा है। आपको इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, ये सब रट के याद नहीं कर पाओगे। इतना सारा बात रट्टू तोता बनने का कोशिश करोगे, फंस जाओगे। कितना रटोगे सर? इतना सारा बात थोड़ी ना एक इंसान याद कर सकते हैं उस तरह से, माने रीडिंग करके। जैसे मानो बचपन में कुछ आदत होता है ना किसी किसी का, मैं करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, also according to clause 95, according to clause 95 section 2, words and expression used and not and defined in this act were defined in the securities contract act, defined in the securities contract act, defined in the securities contract act। करते हैं ना बहुत बार। अच्छा, ऐसा करके आप कितना लॉ को याद करो? लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं याद करने में मना थोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो याद करके जाना ही है। लेकिन आप अगर इसका इंपॉर्टेंस को समझ लेते हो तो फिर आपको अलग से ना इस तरह का वो 4 बार 5 बार करके रट्टू तोतागिरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मैं अभी पूछता हूँ आपको कि अभी मैं आपको बैंकिंग एक्ट समझा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का बात समझा रहा था, तो क्या ये चीज आपको अलग से याद करना पड़ेगा? आप मुझे बताओ। तो अगर आप केस का जो मैटर है, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंस है, अगर उसको समझ लेते हो, तो ये बात जब आप एक बार पढ़ लोगे ना सर, वो ऑटोमेटिक याद होगा, ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे आप लोग जब मोबाइल में कुछ सीखते हो या गेम खेलते हो, हर चीज रटते हो क्या? कैसे याद रहता है फिर? इंटरेस्ट है, आदत हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर पढ़ रहे हैं पर याद नहीं हो रहा है। बदमाश है। कौन? स्टूडेंट। क्यों बदमाश है? क्योंकि वो इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं करना चाहता। जिस तरह से वो गेम खेलता है, जिस तरह से वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है, जिस तरह से वो व्हाट्सएप चैटिंग करता है, उस तरह से वो पढ़ाई को नहीं ले रहा है। अगर लेता तो ये सवाल ना करता। गलत बोला सर?
नहीं बोला गलत, लिख के रखो। याद, ये जो बोलते हैं ना याद नहीं हो रहा है, गलत बात है। याद होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कोशिश ही नहीं, ट्राई नहीं की। मैंने तो एक्चुअली पढ़ा ही नहीं, क्लास हो गया खत्म। ये आज बात सुन लिया ना, फिर भी मैं जबरदस्ती सुना रहा हूँ तो सुन रहे हो, ठीक है। नहीं तो ये किताब खुलता ही नहीं है, खुलेगा भी तो एग्जाम के पहले, और उस टाइम पे रटने का कोशिश करोगे, फिर एग्जाम में जाके क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, फिर बोलोगे क्वेश्चन टफ है। फिर एक साल में अगर किसी कारण से किसी का फेल हो जाता है, फिर बोलेगा सीए टफ है या सीएमए टफ है या सीएस टफ है, फिर बोल के ड्रॉप कर देगा। फिर कोचिंग का भी दोष हो सकता है, माँ बाप का भी दोष हो सकता है, खुद का भी दोष हो सकता है। लेकिन भाई किसी को दोष देके क्या फायदा, अपनी तरफ झांको ना। दोष दे सकते हो, हजारों लोगों को दोष दे सकते हो, क्या फायदा। तो किसी को भी दोष दे दो, माँ बाप को दे दो, भैया को दे दो, टीचर को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ तुम्हारा, कोई तुम्हारा जिंदगी काटने नहीं आएगा, तुम्हें अपना देखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके ये सब चीज और ना मुझे बोलना पड़े। ठीक है सर। अच्छा आगे का बात करते हैं, नहीं तो फिर बोलेगा सर ज्ञान ही बांटते रहे पढ़ा। तो ये 1956 एक्ट, 1992 डिपोजिटरी, अच्छा ये डिपोजिटरीज एक्ट भी आ गया। अब आपको बोलेगा सर डिपोजिटरीज कहाँ से आ गया, ये आगे जाके इसके ऊपर टॉपिक है, ठीक है। सर ये जो फिर से शेयर मार्केट, कंपनीज लॉ पढ़ते पढ़ते शेयर मार्केट इतना बार आएगा, मैं आपको आप बिलीव नहीं कर सकते। इसलिए मैं बहुत बार लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि सर आप लोग ना शेयर मार्केट हो सके तो टाइम निकाल के पढ़ो। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रिलेट करना आसान बनता है। तो बहुत लोग सोचेंगे नहीं सर पढ़ाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। सर इसमें दो फायदा है। हाँ मैं पढ़ाता हूँ इसलिए ही बोलता हूँ, और ज्यादा करके, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि बच्चों को अगर मैं स्टॉक मार्केट भी सिखाता हूँ, उसको स्टॉक मार्केट का सही नॉलेज भी आएगा, ऊपर से उसका सीए सीएमए का जो सीएस का पढ़ाई है उसको उसको बहुत फायदा होगा। फायदा किस बात का, देखो ना, मैं तब से मैं 5 बात कर रहा हूँ, कितना बार शेयर मार्केट ऑटोमेटिक आ रहा है। अब देखो डिपोजिटरीज का बात करो, चलो मेरा क्या है, मैं तो बोलता ही रहूंगा सर, खत्म नहीं होगा, लेकिन है छोड़ना भी है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। डिपोजिटरी, देखो मैं लिखा था एनएसडीएल, दिख रहा है, ये क्या कंपनी है, ये नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है। हमारे देश में जितना शेयर मार्केट का अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट बोलते हैं, है ना। और ये सारे के सारे डीमेट अकाउंट कहाँ रहता है, इनके पास, एनएसडीएल के पास, और इनका एक भाई है, भाई का नाम है सीडीएसएल, ठीक है। इनका एक भाई है, दोनों अलग कंपनी है, ठीक है। इसमें से एक शेयर मार्केट में खुद लिस्टेड है, ये देखो क्या लिखता है, इसके ऊपर अलग से लॉ मैंने पढ़ाऊंगा, चैप्टर है, ठीक है। तो डिपोजिटरीज एक्ट ऐसे भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि पॉइंट था तो बोल रहा हूँ। इज एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी बेस्ड इन मुंबई। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। ये देखो यहाँ पर क्या लिखता है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन ए सजेशन बाय ए नेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पांसिबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एट द एंड ऑफ 2023 इट्स डीमैट अकाउंट हेल्ड एसेट 398 लाख करोड़, 4.7 ट्रिलियन। तो हमारा और आपका डीमैट अकाउंट, जिसका भी शेयर मार्केट में अकाउंट है, ठीक है, वो डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास नहीं रहता है। ब्रोकर इस दिन वो जरिया है, ब्रोकर के थ्रू से इन्हीं के पास जाते हैं। तो ये सेफ है, आपका डीमैट अकाउंट सेफ है, गवर्नमेंट का है, ये सब गवर्नमेंट के ही कंपनीज है, सेबी देखता है इनको, समझ रहे हो सर, लॉ है, डिपोजिटरीज लॉ है। तो ये जो डीमैट अकाउंट को लेके आराम से सो सकते हो। हाँ शेयर में आप गलत शेयर खरीद ले हो, शेयर बाजार गिर रहा है उठ रहा है, वो मार्केट रिस्क है, वो अलग चीज है। लेकिन आपका डीमैट अकाउंट जो है ना, उसमें आप कितना भी पैसा रख लो, वो पैसा कोई छीन नहीं सकता। जैसे कोई लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में आने के लिए कितना पैसा चाहिए, मैं बोलता हूँ आपके पास 5,000 है तो 5,000 लाओ, 5 लाख है तो 5 लाख लाओ, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ लाओ। सर इतना पैसा अगर कुछ हो जाए, अरे क्या होगा, सब एनएसडीएल के पास। इवन अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता चुपचाप उसको फेंक मतलब रखोगे, यूज नहीं करोगे, तो आपका पैसा वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा रूल है, आपका पैसा ब्रोकिंग फार्म कुछ नहीं कर सकता, अगर करेगा ना फंस जाएगा। ठीक है, एकदम सेफ है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, एकदम सेफ है। हाँ आप सेफ्टी अनसेफ्टी का जो मैटर है कि मैं गलत शेयर चूज किया, ज्यादा दाम पे खरीदा, लॉस हो गया, वो बिजनेस का मैटर है, आप बिजनेस समझ नहीं पाए, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारा चीज का नियम है, देयर इज अ रूल, रूल है, उस रूल के हिसाब से सारा खेल चलता है। तो जब हम लोग कंपनीज लॉ को पढ़ रहे हैं, तो सारे कंपनीज मार्केट में हैं। तो उसके लिए मार्केट को देखने के लिए सिक्योरिटी लॉ है, सेबी लॉ है, डिपोजिटरीज एक्ट है। तो उनका भी डेफिनेशंस कई बार कंपनीज एक्ट क्या कर लेते हैं, धार में लेते हैं
कि भाई वहां लिखा है तो मैं अलग से और इसका डेफिनेशन नहीं दे रहा। बात समझेगी नहीं? सर एक भी डेफिनेशन नहीं पढ़ा है। हाँ, पढ़ेंगे सर, ठीक है, एक दो पढ़ते हैं फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर डेफिनेशंस का बात करके डेफिनेशंस पढ़ाए ही नहीं। देखो सेक्शन 2 में ही सारा डेफिनेशन है, अब बहुत डेफिनेशन है, एक आध नहीं सर, सारा डेफिनेशन जानना जरूरी है। हाँ सर जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारा डेफिनेशंस का यूज है। और इसके बाद ना मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा, इवन कल कैलकुलेशंस भी है वो भी बीच बीच में कराऊंगा। कैलकुलेशंस मैंने वैसा बहुत टफ कुछ नहीं है, बस एक सिंपल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस रहेगा, वो भी कराऊंगा। तो जैसे मानो एकदम यहाँ पर जो डेफिनेशंस दिया हुआ है वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, एबीसीडी करके रहने से उसको क्या बोलते हैं, माने वोकेबुलरी वाइज, जैसे अल्फाबेटिकली है, ठीक है। तो अल्फाबेट वाइज दिया हुआ है, माने ऐसा कोई नियम नहीं कि इसके बाद ही इसको पढ़ना पड़ेगा, मैं कहीं से भी उठा के बात कर सकता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, अल्फाबेटिकली दिया है। जैसे पहला वाला दिया है कि एवरेज एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब आप बोलोगे सर प्रोस्पेक्टस क्या है? सर प्रोस्पेक्टस क्या है इसको समझने के लिए इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा प्रोस्पेक्टस के ऊपर, कंपनी साइड में। लेकिन फिलहाल डेफिनेशंस ये बताते हैं, means a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by the SEBI, देखो SEBI Security and Exchange Board by making regulation in this behalf। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस वो होता है जब एक कंपनी मार्केट में बिजनेस करने के लिए आते हैं तो वो उसको ना मार्केट से पैसा उठाना होता है, ठीक है। तो वो सारा मैटर अपनी कंपनीज के बारे में ना, जैसे कॉलेज में जाते हो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस नहीं उठाते, वैसे ही कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस के थ्रू से अपने बिजनेस के बारे में सारा बात करता है। प्रोस्पेक्टस का भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे एवरेज प्रोस्पेक्टस है, जैसे आरएचडीपी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। ये सब प्रोस्पेक्टस का जब चैप्टर आएगा तो उसके अंदर डिटेल्स में पढ़े। इन सिंपल प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जहां पर कंपनी का सारा ए टू जेड लिखा रहता है। इवन जब कोई कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर उठाने के लिए आते हैं, फिर से शेयर मार्केट, हाँ हाँ, ये देखो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ। जैसे मानो मैं जस्ट आईपीओ आईपीओ के बारे में सुने हो आप लोग? हाँ, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आता है तो आईपीओ इशू करता है। तो जैसे मानो मैं यहाँ पर ये देखो नोवा एग्रीटेक कोई भी कंपनी का क्लिक करता हूँ, देखो क्या लिखा है, DRHP, दिख रहा है सर? क्या लिखा है? DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब एक्चुअली मैं यहाँ पर व्यू में क्लिक करूंगा तो ये मेरे को डायरेक्टली देखो कहाँ लेके गया, एनएसी इंडिया के साइड, ठीक है। समझ रहे सर? ये देखो ये जो एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी है, ये प्रोस्पेक्टस है इसका, देखो कहाँ लिखा है प्रोस्पेक्टस, मैं आपको वो भी जूम करके दिखा देता हूँ। सर आप लोगों को प्रैक्टिकल फीलिंग्स आ रहा है ना? ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, 100% बुक बिल्डिंग ऑफर, प्लीज रीड सेक्शन 26 एंड 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब जो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना, ये प्रोस्पेक्टस कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना हुआ है। अब मैं आपको भी प्रोस्पेक्टस पढ़ाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। जब चैप्टर में डिटेल्स पॉइंट आएगा मैं तब यह चीज भी बताऊंगा आपको, तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको बस बताना ही चाह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या है। जैसे यहाँ पर किसका साइन है, ये पूरा कौन रेडी करता है जानते हो? कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स। और इसके अंदर जितना फाइनेंशियल पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे मानो कंपनी का जो पीएल बैलेंस शीट, ये देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जाऊंगा, इसमें सारा चार्टर्ड का साइन, सीएमए का फाइनेंशियल ऑफिसर मैंने सीएसीएमए कोई भी है जो कंपनी का सारा डेटा मैनेज करता है, वो सारा चीज ये देखो, ये कंपनी का क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये सीएसीएमए बिल्डअप करते हैं इसको। तो बेसिकली सारा कंपनी का फाइनेंशियल मैटर्स वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बता के रखता है। जैसे कॉलेज में एडमिशन करने से पहले प्रोस्पेक्टस देख के कॉलेज क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, कोर्स क्या है, क्या फीस है, हम लोग देखते हैं ना, फलाना टिकरा। सिमिलरली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी हमें उसका प्रोस्पेक्टस देखना पड़ता है, उसका बिजनेस के बारे में जानना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल चर्चा कहाँ करेंगे, जब प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आएगा तब करेंगे। समझ में आ रहा है ना प्रोस्पेक्टस क्या चीज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी लॉ में पढ़ा रहे हैं? अरे हाँ सर, सारा बात लॉ में लिखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली अकाउंटिंग का मैटर, ये जो हम लोग अकाउंट्स फॉलो करते हैं उसके लिए, जैसे मेरे सैटरडे सैटरडे एक बेसिक क्लास चलते हैं, वहां पर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बेसिक लेवल में कराता हूँ। और जो लोग सीए इंटर या सीए में इंटर का पढ़ाई करते हैं मैम, उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कराते हैं। चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज सबको चाहिए। सीए को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही बनाता है। समझ रहे हो सर? क्योंकि अकाउंटिंग का पूरा जो पावर है, जैसे देखो सीएस का पावर दिखा रहा,
सीए का भी पावर समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड सारा खेल सीए के हाथ में है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में। तो वो लोग मिलके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं कि किस तरह से किस बिजनेस के अकाउंट को हैंडल किया जाए। दो कंपनी मार्ज करेगा, तो दोनों कंपनी को मार्ज करेगा तो मार्जिंग करने का क्या सिस्टम है, उसका अकाउंटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे मानो दो कंपनी अलग हो रहा है तो दोनों कंपनी अलग होगा तो उसका क्या सिस्टम होना चाहिए, डिप्रिसिएशन को कैसे यूज करना चाहिए, अमलगामेंट करना है तो कैसे करेंगे। ऐसे हजारों पॉइंट, किसी बिजनेस किसी का वैल्यूएशन करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैसे करेंगे, वो सारा चीज स्टैंडर्ड में मेंटेन होता है। इसलिए क्या लिखता है, सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ डील करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द सेक्शन। The central government may prescribe the standards or accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under Section 3 of Chartered Accountants Act 1949. समझ रहे सर? In consultation with the after examinations of the recommendation made by the National Financial Reporting Authority. ये कौन है सर? ये सी इंस्टीट्यूट का बाप है। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये क्या बता रहा है स्टैंडर्ड्स में, वो स्टैंडर्ड लागू होगा कि नहीं होगा अकाउंट मेंटेन करने के लिए, उसके लिए एनएफआरए है। एनएफआरए भी इंडिया का टॉप माइंड है। उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस चार्टर्ड हो सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस इंडियन आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का पुराना जज हो सकते हैं। इसके ऊपर भी लॉ है एनएफआरए में कौन कौन हो सकते हैं। तो वो एनएफआरए एक अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया गया है वो लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोला वो चार्टर्ड का बाप है। डोंट टेक इट एज ए स्लैंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नहीं तो बोलोगे सर गाली मारी। पढ़ाने के लिए थोड़ा बोलता हूँ सर, आप लोग इसको गलत तरीके से मत लेना प्लीज। हाँ, अच्छा, तो इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड्स का बेसिक फाउंडेशन लेवल में सभी का स्टैंडर्ड्स का नाम वगैरह जानना पड़ता है। इंटर फाइनल में सभी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पढ़ाई होता है। सीए का तो मैंने पूरा इंटर और फाइनल का पढ़ाई स्टैंडर्ड्स पे ही है। सीएम इंटर पे भी काफी स्टैंडर्ड्स पढ़ना पड़ता है। इवन सीए एग्जीक्यूटिव को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके अकाउंट्स के अंदर भी काफी सारा दिया गया है, यू हैव टू रीड। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर बोलते हैं सर ऑल्टर और ऑल्टरेशन। सर ये और कुछ नहीं, जब भी लॉ को ऑल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एडिशंस और ओमिशंस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, माने कोई चीज को ओमिट करना है, चेंज करना है। आर्टिकल, इसके ऊपर चैप्टर में बात करेंगे। जब किसी को कंपनी बनाना हो ना तो आर्टिकल से ही बनता है। इसको बोलते हैं सर एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वरना अगर आपको बिजनेस करना है तो एक्चुअली एओए का बात अकेला नहीं आता, इसके साथ एमओए का भी बात आता है। आगे इसका डिटेल्स चर्चा होगा, फिलहाल तो डेफिनेशंस में जस्ट थोड़ा बहुत बात चल रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का रूल बुक होता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। माने एक कंपनी को कैसे चलाना है, इस एक कंपनी को कैसे बनाना है, उसका क्या काम है, क्या उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। किसी भी कंपनी का अगर मुझे मिल जाए ना प्रैक्टिकली तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मेरे इस कंप्यूटर में नहीं है, दूसरे कंप्यूटर में है, इसलिए मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा। हाँ, मिल गया, चलो मिल जाता है। ये कोशिश करने वालों का हार नहीं होता, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। ठीक है, जुगाड़ हम लोग क्या है ना, भारतीय हैं, जुगाड़ जुगाड़ लगाने में हम लोग माहिर हैं, जानते हो ना। ठीक है, ये देखो क्या है सर, ये सर्टिफिकेट ऑफ, ये सब पढ़ाएंगे सर, पढ़ाते पढ़ाते सब दिखाऊंगे। सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप लोग को यही काम करना पड़ता है कंपनी रिलेटेड मैटर में। जब आप लोग फार्म में काम करोगे ना, स्पेशली सीएस फार्म में ये सब काम ज्यादा होता है। ठीक है, पर सीए फार्म भी करता है, सीएमए फार्म भी करता है। सब आजकल क्या है ना, काम तो एकदम सबके लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली बोलो तो सीएस के ऊपर ये काम ज्यादा लागू होता है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ऑल्टरेशन का बात कर रहा था, तो जब बिजनेस कोई अपना ऑब्जेक्टिव को बदल रहा है, जैसे मानो ये जो पेटीएम है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ओरिजिनल बात ही है। पेटीएम का पुराना एक्चुअल नाम है 197 कम्युनिकेशंस। देखो इसलिए जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखो पेटीएम नहीं लिखा था, क्या लिखा था,
पेटीएम ऊपर में लिखा है, पेटीएम उसका ब्रांड है, लेकिन नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये एक्चुअली स्टार्ट जब हुआ था 2002-3 साल में आसपास के टाइम पे, तब ये कब स्टार्ट हुआ था ये देखो डेट यहाँ मिल जाएगा, 2001 में, ये रहा, दिख रहा है? तो जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका मेन काम था रिजल्ट आउट का। ये जो अलग अलग एग्जाम होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट का ही जो डिटेल्स है वही रिजल्ट आउट के मैसेज। हम लोग के टाइम पे क्या है, आजकल तो सब ऑनलाइन ही थी, इंटरनेट का जमाना है, उस टाइम पे तो इससे इतना इंटरनेट नहीं होता था ना, तो हम लोग कोड एसएमएस करते थे, फिर एसएमएस के थ्रू से मेरे को जवाब मिलता था, पास की फेल का ही खबर, मैसेज पहुंचता नहीं था, फिर उसका चार्ज लगता था 3 टका करके, ठीक है, बहुत सारा मैटर था, यही सब काम करता था। इवन जब इंटरनेट भी आया तब भी रिजल्ट पास आउट का जो कॉन्सेप्ट है यही सब काम ये चालू किया था। फिर इसका ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे और बदलता गया, ठीक है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है नहीं है, अगर आप ये पढ़ोगे तो सारा पता लग जाएगा। ये देखो ये क्या लिखा है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिख रहा है? इसमें क्या लिखा है आगे पढ़ाऊंगा सर, ये सब टॉपिक है आप लोगों का, एग्जाम में पूछते हैं एमओए क्या है, एओए क्या है, एमओए के अंदर क्या लिखा रहता है, एओए के अंदर क्या लिखा रहता है, सब एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ये मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूँ, फिर किताबी बात भी कर लूंगा, किताबी बात भी कर लूंगा, किताब में जैसे पॉइंट वाइज होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल आइडिया बिल्डअप कर लेते हो तो किताब क्या लगेगा, बच्चा चीज लगेगा। समझ रहे हैं सर? ये देखो क्या लिखता है, मैं एक पढ़ा के सुनाता हूँ आपको 2 सेकंड। मैं बोलता हूँ सर ये सब प्रैक्टिकल चीजें देखा करो, तो ऑटोमेटिकली ये सब किताब का बात नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो ना रटते रह जाओगे, ठीक है। एक भजन है सर, जैसे बहुत वायरल होता है यूट्यूब में, बोलते हैं रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ठीक है। शायद आप लोग नहीं सुनते, मैं थोड़ा सुनता हूँ, बूढ़ा इंसान हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, माने रटते रटते उम्र बीत गया पर समझ ही नहीं पाए उनको, ठीक है। तो उस तरह से लोग रटते रटते जाते हैं चीजों को लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो समझने का कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे ना हो जाए कि रटते जाओ और समझ ही ना पाओ, लेकिन प्रैक्टिकली देखो ना तो अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग डिजाइनिंग इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग टेलीकॉम रिलेटेड सॉफ्टवेयर सर्विस एंड बिकमिंग a सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशंस रेडियो टेलीविजन और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटी एज मे बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत काम करते हैं। अभी तो पेटीएम बैंक भी है, देखो सर कितना सारा ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव इन्सिडेंटल और एक्सिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट। ऐसे पढ़ने में आप लोगों को बोरिंग लगता है, पर एक मैंने एक बात का बात करूं सर, क्या है ये काम का बात क्या है कि जो बंदा पैसा लगाता है ना बिजनेस में, वो सारा बात पढ़ता है। समझ रहे हो, जो आईपीओ में पैसा लगाता है, जब स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वॉरेन बफेट आज जिंदा है अभी भी, है ना, 96 के आसपास एज है, वो आज भी डेली 500 पेज 700 पेज पढ़ता है। हम लोग के टाइम पे तो मैं सुना कि 1,500 पेज पढ़ता था एक एक दिन में, जो राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, चले गए इंसान, थोड़ा जल्दी चले गए हैं, ठीक है, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, वो भी डेली 300 400 500 पेज पढ़ाई करता था। क्यों? क्योंकि आप किसी के पैसे बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि क्या पढ़े, ठीक है। तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, तो उसको सुविधा हो गया कि क्या लिखा है कैसे लिखा है ना, तो ये सुविधा होता है इसीलिए। तो धीरे धीरे आप लोग जब पूरा लॉ समझ जाओगे, ये आप लोगों के लिए बड़ा इजी थिंग लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है एमओए। और एओए क्या होता है ये भी आगे मिलेगा आपको, ये भी आपको आगे मिलेगा, जैसे एमओए खत्म होता है एओए भी दिखा देता है। एओए एक्चुअली बेसिकली रूल बुक होता है उसकी कंपनी का, ये देखो क्या लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिख रहा है ना। तो यही चीज है सर आर्टिकल, मैं आपको आगे ये इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स में बात करूंगा। फिलहाल डेफिनेशंस क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम और हैज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और अप्लाइड इन पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट। ये डेफिनेशंस है, लेकिन इसको जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआईपी पॉइंट है। ऐसे और भी डेफिनेशंस है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर, ठीक है। समझ में आया ना सर? हाँ, कंपनी लॉ क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, आज बेसिकली यही जवाब आप लोगों को मिला होगा। फिर जैसे ये पूरा डेफिनेशन खत्म होगा, फिर एक टेस्ट होगा कि अलग अलग डेफिनेशन आप लोगों को मैं पूछूंगा, क्विज भी कर सकता हूँ क्लास में बिठा के, या फिर टेस्ट भी ले सकता हूँ, रिटन टेस्ट। रिटन भी जरूरी है सर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।
जो लोग ऑनलाइन में है उन्हें भी थोड़ा पूछ लो सर। बोलो रे सब लोग, समझ में आया? दर्श, कोनिका, नील, साहिल, सोमनिता, सनोर, यस सर। सोमू। सोमू बोझा गए? सोमू को समझ में आया? सुमित, में आया सर। ओके सर। सुमित, तनु, हाँ सर। ओके सर। मानसी, ठीक है। ठीक है सर, नोट मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, एक बार घर पे उसको डाउनलोड कर लेना और अपने लैपटॉप में अच्छे से उसको सजा के रखना और पढ़ते रहना। और इंस्टीट्यूट का मैट को भी साथ में साइड बाय साइड फॉलो करते रहना। ठीक है? ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, बाय। ठीक है सर। हाँ, कल होगा अकाउंट क्लास होगा, कल अकाउंट